जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के पेपर सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से अपन रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत है वो अपन प्रत्येक दिन है वो एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे भी। तो आज अपनी इस क्लास के अंदर है वो 27 नवंबर 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए और आपका जो टेक्नीशियन है उसके लिए साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो अपलोड किया है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो इस कोर्स के अंदर है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर है वो साइंस के क्वेश्चन है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं भी, तो क्यों ना हम साइंस की एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से तैयार कर ले भी। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो तैयार किया गया है। इसके अंदर 3-4 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप बेहतर जान पाओगे इस कोर्स के बारे में। अगर आप ये चाहते हैं भी एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें सब कुछ मिल जाए भी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उसके लिए है वो आपके लिए एक ऑफर है जिसका नाम है एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। सारे की सारी टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, चाहे वो एएलपी की हो, एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो। देन उसके बाद में सारे के सारे नोट्स हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और पेपर सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा ये आपको बताना है। यहां पे आप है वो गति का फर्स्ट नियम लागू कर दो भी। गति का फर्स्ट नियम क्या कहता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस में 80, u प्लस में 80। तो यहां पे आप प्रारंभिक वेग आपका क्या है भी, ऊंचाई से गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो v बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, u का मान तो 0 है और प्लस में आपके पास में क्या है, a का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी 10 है, इंटू t का मान कितना है, 3 सेकंड है। तो यहां पे v का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा भी, 30 v का मान, v होता है आपके पास में अंतिम वेग, तो 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना है भी साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है भी। यानी साबुन के अंदर है वो दो सिरे होते हैं, साबुन में 2 सिरे होते हैं, ठीक है। अब पहला जो सिरा होता है उसे अपन बोलते हैं जलरागी सिरा, जलरागी शिरा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष भाग बोलते हैं भी। ये आपका क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, शीर्ष शिरा होता है। ये जल के अंदर घुलनशील है भी ये, ठीक है, जल के अंदर घुलनशील है, ठीक है। और एक होता है आपका जल विरागी शिरा, जल विरागी, जो कि जल में घुलनशील नहीं है भी, जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। और ये जो है वो किसमें है, ये आपका एक प्रकार से गंदगी में घुलनशील है भी, घुलनशील है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। जल विरागी शिरे को क्या बोलते हैं, पूंछ कहा जाता है भी, पूंछ। इट्स ओके।
तो ये क्या करेगा, यानी जो शीर्ष सिरा होगा वो तो जल में घुल जाएगा, और जो पूंछ सिरा होगा जिसे जल विरागी सिरा बोलते हैं वो आपका कहां पे घुलेगा, वो गंदगी में घुल जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब दोनों चीजें यानी शीर्ष सिरा जल में घुल जाए और जो पूंछ सिरा है वो गंदगी में घुल जाए, तो किसका निर्माण होगा, मिशेल का निर्माण होगा। और उस कंडीशन के अंदर है वो गंदगी को दूर किया जाता है या फिर हटाया जाता है। तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाने का जो कार्य है वो मिशेल का कार्य होता है। मिशेल का निर्माण कब होता है, जब जल रागी शिरा है वो जल में घुल जाए और जल विरागी शिरा है वो गंदगी में घुल जाए, तो उस समय वो मिशेल का निर्माण होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति को के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, आपको पता है भी लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। ये यहां पे क्या है, आपका f है फोकस दूरी, वो आपकी किस में है, मीटर में है। अभी आपकी जो फोकस दूरी है वो मीटर में है। और एक होता है P बराबर में 100/f भी लिख सकता हूं भी मैं। और यहां पे जो आपकी फोकस दूरी है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद में यहां पे ये भी बात ध्यान में रखना भी, आपकी जो शक्ति है, जो आपकी लेंस शक्ति है उसको किस में मापा जाता है भी, लेंस शक्ति को डायफ्टर में मापा जाता है भी। ये चीज आप ध्यान में रखना भी। तो यहां पे आपके पास में देख लो भी, यानी मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होगी, उल्टी होती है। जब फोकस दूरी बढ़ती है तो वहां पे शक्ति घट जाती है लेंस की, और जब शक्ति बढ़ती है तो फोकस दूरी घट जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, उल्टे होते हैं भी। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहां पे देखो भी कार्य के बारे में पूछ रहा है ये। तो कार्य है वो कार्य के 3 रूप होते हैं एक प्रकार से, कार्य आपका शून्य भी हो जाएगा, और कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी होता है, कार्य आपका ऋणात्मक भी होता है, और कार्य है वो आपका धनात्मक भी होता है। यानी तीनों रूपों में कार्य मिलेगा। क्यों, क्योंकि कार्य अदिश गुणनफल होता है। कार्य है वो बल और विस्थापन के बीच यानी F.D लिखते हैं, और ये क्या डॉट प्रोडक्ट है, एक अदिश गुणनफल है। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो W बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, FD cos थीटा। अब यहां पे आपके पास में cos थीटा क्या है, तो बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला एंगल है। अगर ये मान लो भी cos थीटा का मान है वो आपके पास में 0 डिग्री आ जाए, तो वहां पे आपका मान क्या होगा, cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा भी। और cos यानी थीटा का जो मान है वो आपके पास में क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और cos थीटा का जो मान है वो आपके पास में 180 डिग्री आ जाए, तो वहां पे जो आपका मान होता है cos 180 डिग्री का मान -1। यानी इस कंडीशन में आपका कार्य धनात्मक हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका कार्य शून्य हो जाएगा, और इस कंडीशन में आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। जब मैंने बल की दिशा में, जिस दिशा में मैंने बल लगाया और उसी दिशा में आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, जिस दिशा में मैंने बल लगाया उसी दिशा में आपका विस्थापन हो गया, तो वहां पे आपका जो कार्य है वो धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री यानी दोनों समांतर है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और वहां पे आपका कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और जिस दिशा में मैंने बल लगाया और उसके विपरीत क्या हो गया, जिस दिशा में मैंने बल लगाया उसके विपरीत है वो विस्थापन हो गया, तो यहां पे दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 180 डिग्री के एंगल के ऊपर है वो आपका कार्य ऋणात्मक होता है। देन उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भी, यानी मैंने बल लगाया ऊपर की ओर, और विस्थापन हो रहा है इस प्रकार से समांतर, इस प्रकार से दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का है। यानी मैंने बल लगा रखा है ऊपर की ओर, बोझा चक्र रखा है एक प्रकार से, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस प्रकार से, तो यहां पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस दिशा में cos 90 का मान 0, तो इसका मान यानी शून्य हो जाएगा कार्य। या फिर आप किसी दीवार को खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे दीवार को आप खिसका नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब वहां पे आपका कार्य शून्य है भी। तो कार्य किस पर निर्भर कर रहा है, बल के ऊपर निर्भर कर रहा है भी। यानी किया गया कार्य है वो बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही। जिस दिशा में बल लगता है उसके आधार पर है वो कार्य है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। अब विलयन की सांद्रता है वो, ये आपकी 9वीं क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है ना, उसके पहला या फिर दूसरे चैप्टर के अंदर 3 फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का, द्रव्यमान
प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब द्रव्यमान है तो दोनों का द्रव्यमान आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया ये, और इनटू आप क्या लगा दो 100% ज्ञात करे हो तो। उसके बाद में आपके पास में यहां पे एक आता है आपके पास में आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है तो दोनों तरफ है वो आयतन आ जाएगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपोन में यहां पे आ जाएगा आपके पास में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और इनटू आपके पास में क्या आ जाएगा 100, और एक आप निकालते हो द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो उसमें क्या होता है, ऊपर द्रव्यमान है तो ऊपर द्रव्यमान ले लो, तो विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, नीचे आयतन है तो विलियन का आयतन, और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास में 100 आ जाएगा। तो यहां पे आप है वो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन तो नहीं निकालते, द्रव्यमान बटा आयतन नहीं निकालते, इसमें द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो, और द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत निकाल सकते हो, और आयतन बटा आयतन प्रतिशत निकाल सकते हो, लेकिन आयतन बटा द्रव्यमान प्रतिशत का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ पाए, यानी विलियन क्या होता है, तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं तो इसके अंदर आपके पास में यहां पे लेके चलता हूं। इसमें देखो भी, यहां पे आपके पास में एक होता है आपके पास में, जैसे मैंने चीनी यानी पानी के अंदर मैंने चीनी मिलाई, तो पानी के अंदर है ये आपके पास में पानी है, और पानी में मैंने क्या मिलाया, चीनी मिलाया है। तो यहां पे पानी क्या है, विलायक है, पानी है वो मेरे पास में विलायक है, और चीनी मेरे पास में क्या है, विलेय है। ठीक है, विलेय है, और जब दोनों मिला दूं मैं, यानी विलायक और विलेय दोनों को मिला दूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना भी। अब देखो भी यहां पे अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करती है, तो ये आपकी ब्रोंकी या फिर ब्रोंक्यूल्स को है वो प्रभावित करती है भी। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वो ये आपका यानी कुपिका, एल्वियोल या फिर कुपिका को अपन क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं भी। श्वास नली के पिचक जाने से, श्वास नली के यानी पिचक जाने से, श्वास नली के पिचक जाने से कौन सा रोग हो जाता है, दम्मा रोग हो जाता है भी। ये ध्यान में रखना, दम्मा रोग हो जाता है। और ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स के सूजन से या फिर फूलने से क्या हो जाता है, ये आपका ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है। ब्रोंकाइटिस रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी जब ब्रोंकाइटिस रोग हो जाएगा। और ये जो अस्थमा रोग है वो किस में होता है, तो ये आपका ब्रोंकी या फिर ब्रोंक्यूल्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्वसनी, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं इसको। यानी पहले तो आता है आपका कौन सा, श्वासनाल, ये आपका श्वासनाल है। ठीक है, देन उसके बाद श्वासनाल अब 2 भागों में डिवाइड होता है, प्रत्येक फेफड़े के अंदर एक जाता है, इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो था आपके पास में क्या, श्वास नली, ये आपकी श्वास नली थी। अब 2 भागों में डिवाइड हो गई तो ये आपके पास में क्या बन गई, श्वसनी बन गई। ठीक है, और जब प्रत्येक फेफड़े में फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ये प्रत्येक फेफड़े के अंदर है, फिर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और इन 2 भागों को अपन अब क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं श्वसनी। ये आपका क्या होता है, ये आपका श्वास, ये आपकी श्वसनी, ये आपकी हो जाएगी श्वसनिका, ये आपकी श्वसनिका हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे होता है भी, प्रत्येक फेफड़े के अंदर है वो 2 भागों में ये डिवाइड होती है भी, और प्रत्येक फेफड़े में 2 भागों में डिवाइड होती है, उसे श्वसनिका बोलते हैं, इसे श्वसनी बोलते हैं भी। और श्वसनी में सूजन आने से ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है भी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। निष्कर्षित का मतलब होता है भी एक प्रकार से प्राप्त की जाती है भी मध्य श्रेणी से। तो यहां पे देखो भी, मैंने बहुत बार आपको बताया भी, ये सक्रियता श्रेणी का क्रम है, के ना कार मांगे, आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी,
क्यों होगी आगे औरत, ये होता है भी। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन और उसके बाद में कॉपर, Hg, मरकरी, Ag सिल्वर और Au सोना। ये आपका क्या है, अवरोही क्रम है भी। आपको अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2018 में भी, जो सक्रियता श्रेणी का क्रम कौन सा होता है, तो वो अवरोही क्रम होता है, बड़े से छोटा क्रम होता है भी। अब इसमें जो ये आपकी पहली जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है, ये आपकी क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है भी, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। इसको विद्युत अपघटनी के द्वारा निष्कासित किया जाता है भी, विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके है वो इसको निष्कर्षित किया जाता है। जो आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है उसको है वो अपन एक प्रकार से इसका अपघटन करवा करके, इसका ऑक्साइड प्राप्त करके और भर्जन और निस्तापन, भर्जन और आपका इसको निस्तापन और भर्जन विधि के द्वारा है वो अपन प्राप्त करते हैं। और ये जो आपकी धातुएं हैं, जो आपकी जो सोना है मध्यम, ये आपकी क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातु है भी। ये निम्न अभिक्रियाशील धातु है और निम्न अभिक्रियाशील धातु है, ये मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती है भी। तो यहां पे इसने बोला भी मध्यम श्रेणी से निष्कासित की जाती है, तो वो आपकी कौन सी है, सोडियम तो उच्च है, पोटेशियम भी उच्च है, सोना है वो निम्न है भी, तो लोहा बच गई आपके पास में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ये आपका क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है भी, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और ये आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातु है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी, जब मुद्रित सामग्री एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, इसका किसके कारण होता है भी। तो ये आपके पास में यहां पे क्या है भी, जब विरल माध्यम से, जब प्रकाश है वो विरल माध्यम से कहां पे जा रहा है, संगन माध्यम में जा रहा है भी, संगन माध्यम में जा रहा है, तो वहां पे प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है भी। प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण प्रकाश में क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, लेकिन संगन माध्यम में प्रकाश की चाल वो कम होती है, जिसके कारण प्रकाश है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है भी। और इसी के कारण है वो हमें क्या है, ये जो अपन किसी मुद्रित जो सामग्री होती है उसके ऊपर कांच की पट्टी रखते हैं, तो उभरे हुए जो अक्षर है वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो आपका संगन माध्यम से जब प्रकाश की किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये ध्यान में रख लेना, विरल से संगन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता भी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है भी, ठीक है। और उसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन, जिस प्रकार से प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश का फैलना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जिस प्रकार से नीला, आकाश का नीला दिखाई देना, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है भी। और प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे टिंडल प्रभाव है, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है वो सूर्य का एक प्रकार से लाल दिखाई देना, वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें बताना भी, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। यानी कहना है भी शैवाल है वो जनन किस प्रकार से, कौन सी विधि से करते हैं, ये आपको बताना है। मुकुलन है वो हाइड्रा में होता है, ये ध्यान में रखना, मुकुलन के द्वारा है वो एक प्रकार से, बडिंग के द्वारा है वो जनन कौन करता है, हाइड्रा करता है। परागण क्या होता है, तो परागण होता है पराग, ये क्वेश्चन आपका ALP में पूछा गया 2024 में। पराग कोश से पराग कणों का, यानी पराग कोश से पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखना, यानी पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ये ALP 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बीजाणु निर्माण के द्वारा है वो राइजोपस में होता है। राइजोपस में जो जनन होता है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। तो बच गया कौन सा, ये आपका फ्रेगमेंटेशन, यानी खंडी भवन के द्वारा है वो कौन जनन करता है, आपका शैवाल करता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। आपको पता है भी जिंक क्या होता है, आपका जडन होता है, और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मैं रखूंगा तो क्या बनेगा, ये आपके पास में ये बन जाएगा ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट प्लस में आपके पास में कॉपर बन जाएगा भी। तो यहां से क्या है भी, ये क्या है, पहले नीला रंग था भी, नीला रंग था, और अब जो नीला रंग है वो क्या हो जाएगा, नीला
रंग, नीला रंग है वो आपका फीका पड़ जाएगा या फिर गायब हो जाएगा एक प्रकार से। तो यहां पे आपकी जो यहां पे अभिक्रिया कौन सी हुई है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हुई है। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया हुई है। यानी जिंक है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित करेगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 और प्लस में कॉपर। तो आपके पास में पहले यहां पे नीला रंग था भी कॉपर सल्फेट का, और जैसे ही जिंक सल्फेट बना तो नीला रंग गायब हो गया आपका। तो यहां पे आपको ये देखो भी बी ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग है वो फीका पड़ जाएगा भी, किसके कारण, तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो विवांतर को वोल्टमीटर में मापा जाता है, बिल्कुल सही है भी। विवांतर को क्या है, वोल्टमीटर में मापा जाता है, जिसे V से डिनोट किया जाता है भी। और याद रखना विवांतर वोल्टमीटर में मापा जाता है और वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है भी, ये ध्यान में रखना भी, समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है V बराबर क्या है, V बराबर होता है W बटा Q। V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है। W आपके पास में क्या होता है, W का जो यहां पे मात्रक होता है वो जूल होता है, और Q आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो यहां पे हमने सुना था जूल बटा कूलम, तो सुना था 1 वोल्ट बराबर, लेकिन न्यूटन प्रति कूलम है वो नहीं होता, ये बात गलत है, दूसरा गलत है इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल पहला सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। ये आपका 12 नंबर चैप्टर है, 9वीं क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है ना, 12 नंबर चैप्टर में आपको 167 नंबर पेज के ऊपर मिलेगा भी ये, ठीक है। तो लेयर है वो आपका अंडे देने के लिए पाली जाती है भी, अंडे के लिए, ये अंडे के लिए पाली जाती है। और ब्रोलर्स है, ब्रोइलर है, ये आपका मांस के लिए पाला जाता है भी, ये आपका मांस के लिए पाला जाता है, ये चीज ध्यान में रखना भी। तभी मैं बोलता हूं भी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से आप तैयार करो, ठीक है ना। तो ये आपका अंडे के लिए पूछा है इसने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है। यानी मानो क्या है, मानो डिप्लॉइड है भी, मानो क्या है द्विगुणित, यानी 2n बराबर 46 होते हैं मानो के अंदर। अब यहां पे इसने बोला भी अगुणित सेट, यानी जीनोम की संख्या पूछ रहा है, यानी n की भी। अगुणित युग्मों को अपन बोलते हैं, अगुणित युग्म होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं जीनोम। तो यहां से आपके पास में n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपके पास में 23 हो जाएगा भी। अब n बराबर 23 हो जाएगा तो आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या आधी किस में हो जाती है भी, पहले 2n बराबर 46 है, अब n बराबर 23 हो गया, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी किस में होती है। तो आप बोलोगे सर अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, और गुणसूत्रों की संख्या है वो अर्ध से आधी और अर्ध से अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो विभाजन होता है वो जनन, ये विभाजन है वो जनन के समय होता है भी, जनन के समय है वो ये विभाजन होता है, ठीक है। देन उसके बाद में समसूत्री विभाजन है आपका। ये जो समसूत्री विभाजन है ये किस में होता है, तो ये अपने शरीर के विकास के लिए होता है भी, बॉडी डेवलपमेंट, शरीर के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए होता है, ठीक है। और द्विखंडन है वो अमीबा, अमीबा है आपका पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, इसमें द्वि विभाजन होता है। असूत्री विभाजन है वो एक प्रकार से किसमें होता है, तो कम विकसित जीव व पौधों में होता है भी, वह पौधों में ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, कम विकसित जीव और पौधों के अंदर है वो असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी तरह से इसमें पूरी होने में कितना समय लगेगा भाई, आपको समय पूछा है। आपको पता है भी आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल होता है भी, और आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा 1/आवर्ती। तो यहां पे आवर्तकाल पूछा है, आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा 1/आवर्ती, आवर्ती कितनी है 50 हर्ट्ज है,
तो यहां से आप पॉइंट लगाओगे, पहले 1 में 50 का भाग देने के लिए तो पॉइंट लगाओगे तो 0 लगेगा, 10 हो जाएगा, फिर टूटे बाकी सिपर और 100 बन गया, 50 2 100, तो यहां पे कितना समय लगेगा अभी 0.02 सेकंड लगेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी चीजें हैं वो एक प्रकार से बढ़िया तरीके से समझने के लिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। भी अगर आप ये सोचते हो भी हमें पूरा का पूरा पेपर है वो आधे घंटे के अंदर कोई करवा दे, तो आप खुद पढ़ लेना उस चीज को, तो बेहतर रहेगा। आधे घंटे खराब करने से अच्छा ये है भी आप उस पीडीएफ को खुद पढ़ लो, और अगर आप टाइम दे रहे हो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, तो ये है भी कुछ ना कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा में सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है, अगर आप ये सोचते हो भी हमें आधे घंटे के अंदर कोई ना कोई पेपर करवा दे, तो उससे अच्छा ये है भी आप खुद उस पीडीएफ को पढ़ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। भी अब देखो भी इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने में महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है भी विविधता कब आती है, ये आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया चैप्टर, ये पर्सन है। आपको पता है डीएनए के अंदर, डीएनए जब प्रतिकृति बनती है, डीएनए प्रतिकृति बनती है, उस समय है वो वहां पे क्या आ जाता है, एक प्रकार से त्रुटियां आती है भी, एक प्रकार से त्रुटियां, डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो उस समय है वो त्रुटियां आती है भी। ठीक है, और उसी की वजह से है वो क्या आती है, ये विविधता आती है भी। अब यहां पे लैंगिक जनन के अंदर है वो विविधता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। पहली बात तो ये 2 जीव भाग लेंगे, और दूसरी बात ये भी ये दोनों के दोनों जीव है वो भिन्न होंगे भी, अलग होंगे भी, यानी इसमें कोई समानता नहीं होगी। ये दोनों के दोनों जीव है वो भिन्न होंगे और 2 जीव भाग लेंगे। तो यहां पे आपके पास में पता है भी लैंगिक जनन के अंदर, लैंगिक जनन में सबसे ज्यादा विभिन्नता आती है भी जो जनक जीव है उससे उनकी जो संतति है वो अलग होगी भी। ठीक है, और यहां पे स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी नाम से पता लग रहा है भी जो भोजन अपना खुद बनाता है वो स्वपोषी होता है, जैसे पादप है और कुछ जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, तो वो आ जाते हैं। विषम पोषी कौन हो जाते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे अपन मनुष्य है वो दूसरे पे डिपेंड है, विषम पोषी है भी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता भी। और परिवहन हो जाएगा आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर ही परिवहन कहलाता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। अलैंगिक जनन में भिन्नताएं आती है लेकिन बहुत कम आती है भी, क्योंकि उसमें एक ही जीव भाग लेता है भी। आगे देखो भी वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है भी, तो हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन यानी हेलोजन परिवार, जो आपका आवर्त सारणी का 17 नंबर जो ग्रुप है ना, उसे अपन हेलोजन परिवार बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, फिर कलबार आई आंटी, फिर फ्लोरीन और फिर कलबार आई आंटी, ये तो आपका लोहा बन गया, फिर फ्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन, फिर कल बार आई आंटी और टेनेसाइन टेंशन में, फिर कल बार आई आंटी टेंशन में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन। देन उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो क्या होता है भी, तो ये होता है COOH। ठीक है, और कीटोन का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो होता है आपके पास में CO, और एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो आपका OH। अब देख लो भी इन सभी में तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये बोलता है भी ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं है, तो ओनली फॉर किस में नहीं है, फिर हेलो एल्केन में नहीं है भी, यानी हेलोजन परिवार के अंदर है वो ऑक्सीजन नहीं मिलता आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, भी पहले तो ये बताओ आपने किसने दिया था, तो ये दिया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट नाम का एक वैज्ञानिक है, और जो आपको 9th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी उसके अंदर लगता है भी, प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने है वो स्थिर अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो मैं यहां पे एक जल का एग्जांपल लेता हूं भी। जल का एग्जांपल, जल क्या है आपके पास में, जल के द्रव्यमान का जो अणु है उनके द्रव्यमान का अनुपात बताओ मेरे को। तो हाइड्रोजन के 2 होते हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान है, 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, और यहां पे आपके पास में ऑक्सीजन का आपके पास में 16 है, तो इनके जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1:8 है। अब देखो भी जल बनाने की, प्राउस्ट ने क्या बोला भी, जल बनाने के तरीके बहुत हो सकते हैं भी, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जब जल बनेगा ना तो उनके अणुओं का द्रव्यमान, उनके अणुओं के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा। अगर 1:8 नहीं है तो वो आपका क्या है, जल नहीं है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं।
तो यहां पे किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। समान तत्व है वो उनके द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नया तो सर्जन किया जा सकता और नया विनाश किया जा सकता, तो यह द्रव्यमान संरक्षण नियम है भी। यह आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम है भी। द्रव्यमान संरक्षण नियम है जिसके द्वारा है द्रव्यमान संरक्षण नियम जिसके द्वारा है वो अपन क्या है भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, उसको एक प्रकार से क्या करते हैं संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वर्तीय गति का उदाहरण है। यहां पे देखना एक समान वर्तीय गति होनी चाहिए। अब अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, अपना मार्ग है उसके ऊपर त्वरित होती एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है और मान भी ले भी वो वर्तीय गति में चल रही है तो त्वरित होती। त्वरित का मतलब क्या होता है? त्वरण का बदलना। त्वरित का मतलब होता है त्वरण का तेज होना। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपका त्वरण कहलाता है। और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण, और त्वरित हो रही है तो इसका मतलब क्या? त्वरण बढ़ रहा है। तो यहां पे आपका जो एक समान गति नहीं है, तो ये तो आपकी एक समान गति नहीं है। देन उसके बाद में नियत चाल से घूर्णन करते हुए पंखे की ब्लेड, एक बार इसको होल्ड पे रखो। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद, यानी गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया और ऊपर की ओर फेंका गया तो ये वर्तीय गति नहीं है। फिर ये आपकी वर्तीय गति नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो लास्ट पॉइंट पे जाकर के उसका जो वेग है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे जो आपकी गेंद है वो ऊपर की ओर जाएगी तो उसका वेग है वो कम होता जाएगा और फिर वो वापस आएगी तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा है वो एक प्रकार से क्या है? तेज होती जाएगी भी। इसी प्रकार से एक पटरी पर गतिमान ट्रेन, एक पटरी है उसके ऊपर गतिमान ट्रेन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक वर्तीय गति नहीं है। तो यहां पे फिर ऑप्शन ही एक बचा है आपका, कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन सा पादप उत्तक है? दर्दोत्तक, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सक्लेरेन कायमा बोलते हैं भी। ये आपका जो उत्तक है, यानी उत्तक, वैसे पादप के अंदर दो प्रकार के उत्तक होते हैं भी। एक होता है आपका विभज्य उत्तक जिसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि एक प्रकार से वर्दी के अंदर सहायक होता है, जो कहां पे मिलता है? जहां पे कोशिकाएं विभाजित होती है वहां पे मिलेगा। जैसे शीर्ष भाग में मिलेगा, तने की मोटाई करता है ये, ठीक है, तने की लंबाई बढ़ाता है, जड़ों की मोटाई करता है, जड़ों की लंबाई बढ़ाता है, तो वो आपका कौन सा होता है? विभज्य उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एक होता है आपका स्थायी उत्तक। उसके बाद में स्थायी उत्तक को फिर हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है आपका जटिल उत्तक। ये मैं चीजें आपको नोट्स के अंदर करवा चुका हूं, ठीक है। तो सरल स्थायी उत्तक के अंदर फिर तीन भाग आते हैं। सरल स्थायी उत्तक के अंदर तीन भाग आते हैं, कौन कौन से? तो एक तो आपका दर्दोत्तक आता है, एक आपका पेरेनकाइमा उत्तक आता है, एक आपका स्थूलकोण उत्तक आता है। जो आपका दर्दोत्तक होता है ना, ये पौधे को कठोरता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, कठोरता। और ये आपका क्या है? मर्त सेल का बना होता है, मर्त सेल से बना है, ठीक है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं आपका जो दर्दोत्तक है वो कहां पे मिलेगा? जैसे नारियल का छिलका होता है ना, कठोर होता है, और जैसे बीज का जो बाहरी आवरण होता है, सीड कोट होता है, वो भी क्या होता है? दर्दोत्तक का बना होता है। तो ये कठोरता प्रदान करता है और ये मर्त सेल से बना होता है, ठीक है। और ये किसका भाग है? तो ये आपका सरल स्थायी उत्तक का भाग है। ये सरल स्थायी उत्तक का भाग है, क्योंकि सरल स्थायी उत्तक के तीन भाग होते हैं। स्थूलकोण उत्तक होता है वो लचीलापन प्रदान करता है, पेरेनकाइमा वो भोजन का संग्रह करता है, और जो आपका दर्दोत्तक होता है ये आपका क्या है? कठोरता प्रदान करता है। जाइलम है ये आपका जटिल स्थायी उत्तक है। ये आपका जटिल स्थायी उत्तक है। ये क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है। ये जल का परिवहन करता है, ठीक है। और पोषवाहक यानी फ्लोएम, ये भी क्या आपका जटिल स्थायी उत्तक है। ये जटिल स्थायी उत्तक है और ये क्या करता है? ये आपका भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। ये चीजें ध्यान में रखना। ध्यान उसके बाद में हरित लवक, हरित लवक है। ये हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्या करता है? ये आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। एक क्या है? भोजन निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है जिसके द्वारा भोजन है, पौधा है वो भोजन का निर्माण करता है।
और आपका जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, 7 उत्तक भी बोलते हैं। ये 2 7 उत्तक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, 7 उत्तक भी बोलते हैं। और ये चीजें पूछी गई है, निम्न में से कौन सा 7 उत्तक होता है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों 7 उत्तक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे एक कुंडली दे रखी है आपको, उसका प्रतिरोध 44 ओम है और इससे 220 वोल्टेज की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है। पावर बताना आपको। पावर के तीनों फॉर्मूले हैं वो आपके 30 दिसंबर और सेकंड पारी के अंदर पूछे गए हैं भी, ठीक है। तो पावर के फॉर्मूले होते हैं, P बराबर क्या होता है, VI, पहली बात। P बराबर क्या होता है, VIT, दूसरी बात। P बराबर क्या, सॉरी, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपके पास में I²R और P बराबर हो जाएगा V² अपॉन में R। ये चीजें होती है पावर की। अब यहां पे देखो भी, आपको R दे रखा है प्रतिरोध और V दे रखा है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा दो, ये P बराबर V² अपॉन में R। तो V² यानी 220 इंटू 220 अपॉन में आपके पास में 44। तो 22 एकम 22, 22 दुए 44, 2 से ये आपका 110। तो यहां पे आपकी शक्ति कितनी आ जाएगी, 1100 वाट आ जाएगी। शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। चीजें लगता है बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। क्लासरूम को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। अब देखो भी, पृथ्वी की परिक्रमा एक वर्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वर्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है भी। यानी एक प्रकार से ये मानो भी, ये एक वर्तीय गति है और वर्तीय गति के अंदर यानी त्वरण क्या होता है, पहले त्वरण समझो। त्वरण क्या होता है, तो मैंने आपको बोला था भी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वो आपका त्वरण कहलाता है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब त्वरण शून्य हो जाएगा। अब इसने यहां पे बोला है भी, एक वर्तीय गति है और एक समान वर्तीय गति है। एक समान वर्तीय गति है तो इसका मतलब क्या है, वेग समान है, वेग समान है, त्वरण शून्य होना चाहिए। लेकिन चीज क्या है भी, फिर भी आपकी एक ऐसी कंडीशन है जो यहां पे त्वरण को शून्य नहीं होने दे रही। कारण क्या है, तो प्रत्येक सेकंड है वो वेग की दिशा, वेग की दिशा प्रत्येक सेकंड है वो क्या हो रही है भी, चेंज, बदल रही है भी। वेग की दिशा है वो प्रत्येक सेकंड है वो बदल रही है, जिसके कारण है वो वेग है वो आपका एक प्रकार से क्या है, शून्य नहीं हो रहा, क्योंकि वेग की दिशा प्रति सेकंड चेंज हो रही है, जिसके कारण आपका त्वरण है वो शून्य नहीं होगा। तो यहां पे देख लो भी, इसने बोला भी, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर, गति की जो दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदल रही है और वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आपका त्वरण है वो कभी शून्य नहीं होगा भी। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, क्या होता है जब एक नेपथलीन बॉल को खुली जगह पर धातु की प्लेट में जला दे। याद रखना, जो आपके अशुद्ध धातु होते हैं ना, जो आपके अशुद्ध वस्तु होती है उसको आप जलाती हो तो पीली ज्वाला निकलेगी भी, पीली ज्वाला, ये चीज ध्यान में रखना। और जब आप शुद्ध वस्तु को जब आप जलाते हो तो वहां पे नीली ज्वाला निकलेगी, ये चीज ध्यान में रखना भी, नीली ज्वाला। और नेपथलीन एक क्या है, नेपथलीन है वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है भी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे असंतृप्त और ऐसे अशुद्ध, तो ये क्या होते हैं भी, आपके शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। और सह से संतृप्त और सह से सिंगल और सह से शुद्ध, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन याद इस प्रकार से रखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपके क्या होते हैं भी, वो आपके शुद्ध होते हैं भी। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपके क्या है भी, ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अशुद्ध होते हैं। और अशुद्ध होते हैं तो उसमें क्या होगी, उसके अंदर है वो एक प्रकार से पीली ज्वाला निकलेगी। तो यहां पर देख लो भी, इसने बोला है पीली ज्वाला, एक बार यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो एक बार इसको होल्ड पे रखो, यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ नीली ज्वाला के साथ नहीं जलेगा, क्योंकि नेपथलीन असंतृप्त यानी अशुद्ध, और अशुद्ध पीली ज्वाला के साथ जलेगा, नीली के साथ में नहीं जलेगा। ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखो भी, यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप
के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है तो ये ज्यादा बेटर है उससे, क्योंकि यहां पे ये बोलता है भी निक्षेप में कुछ नहीं है, किसी बिना किसी निक्षेप, यानी कोई भी एक प्रकार से कार्बन नहीं, ओनली फॉर पीली ज्वाला है, तो ये नहीं है। काली कजली निक्षेप यानी एक प्रकार से कार्बन से भरपूर और पीली ज्वाला के साथ जलेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। चीजें समझ में आई? बहुत सी चीजें हैं, एक क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको आधे घंटे तक, एक क्वेश्चन के अंदर भी आधे घंटे तक पढ़ा सकता हूं, इतनी कैपेसिटी है और इतने क्वेश्चन के अंदर है, क्योंकि सतर्प्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, असतर्प्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सतर्प्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आती है, असतर्प्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एल्किन और एल्काइन श्रेणी आती है। फिर एल्किन श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, और एल्किन और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CnH2n और CnH2n-2 होता है। इस प्रकार से आधे घंटे तक पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन जो आपकी चीजें यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछी जा रही है, 4 ऑप्शन भी मैं बता रहा हूं, तो 100 क्वेश्चन भी अपन यहां से कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 25 क्वेश्चन साइंस के है, उसमें आपको 100 क्वेश्चनों का ज्ञान दिया जा रहा है अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रजनन के दौरान है वो डीएनए की प्रतिकृति बनना किसके लिए? श्वसन के लिए क्या? अरे श्वसन डीएनए का क्या मतलब है यार? पाचन के लिए नहीं यार, रुधिर परिसंचरण के लिए नहीं यार, तो लक्षणों की वसांगति के लिए। आपको पता है भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना किसके लिए, किसके माध्यम से होता है? तो वो डीएनए के माध्यम से होता है। आपको यह भी पता है भी यहां पे गुणसूत्र मिलकर के क्या कहते हैं, यानी गुणसूत्र पे क्या होते हैं? जीन होते हुए, गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं, और गुणसूत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। और मानव डीएनए की जो लंबाई है वो कितनी है? 2.2 मीटर होती है। मानव डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। तो डीएनए के माध्यम से है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? लक्षणों की वसांगति के लिए, यानी डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है डीएनए की फोटोकॉपी। भी डीएनए की पहले डीएनए एक है, सिंगल है, अब इसकी फोटोकॉपी बनेगी, और एक तो रह जाएगा मूल सेल के अंदर, और एक चला जाएगा जो इसकी एक प्रकार से दूसरी, यानी जनन होने के बाद में जो दूसरी सेल का निर्माण हुआ है, तो दूसरी सेल के अंदर है वो डीएनए की फोटोकॉपी चली जाएगी भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मछली संवर्धन का मतलब क्या होता है? मछली पालन करना भी, मछलियों का पालन करना मछली संवर्धन कहलाता है। यह आपका 9वीं क्लास की साइंस की जो एनसीईआरटी है 12 नंबर चैप्टर से उठाया गया है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, तभी तो मैं बोलता हूं साइंस का बढ़िया तरीके से तैयार करो यार। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है भी? तो क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान आपको पता है भी, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका Cl35 होता है और एक आपका Cl37 होता है भी, ठीक है। और जिसके कारण है वो यहां पे हमारी पृथ्वी के अंदर है वो Cl37 और Cl35 और 37 है, वो 3:1 में मिलते हैं, 3:1 में मिलते हैं। इसीलिए जो इसका आंशिक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, यानी इसका जो एवरेज द्रव्यमान है वो 35.5 होता है। 35.5 है वो इसका द्रव्यमान होता है, तो वो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी उनका जो किस रूप में मिलता है, Cl35 और Cl37 है वो 3:1 के रूप में मिलता है भी। तो ये आपके साइंस के 25 क्वेश्चन थे, बढ़िया तरीके से आपने किए हैं, ठीक है, और चीजें समझ में भी आई अभी, ठीक है। आगे चलता हूं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अब आपका यहां से मैथ है वो शुरू हो जाता है, और जिसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया भी 3 पाइप है ABC, एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपें खोल दिए जाते हैं, तो A, B और C क्रमशः रासायनिक विलयन P, Q और R डिस्चार्ज करते हैं भी। तो 9 मिनट के बाद में टैंक के द्रव में विलयन Q का जो अनुपात है वो आपको बताना है भी। ये देखो भी ये B है आपके पास में, और ये आपके पास में भी C है, ये आपके पास में क्या है? C है। अब ये 40 मिनट में भर सकता है, ये 20 मिनट में भर सकता है, और ये 30 मिनट में भर सकता है। अब इसका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम लोगे तो आपके पास में 120 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 6, और ये आपके पास में आ जाएगा 4। तो तीनों मिलकर के 1 मिनट के अंदर कितना पानी डालते हैं, 1 मिनट के अंदर कितना विलयन डालते हैं? तो ये आपके पास में 13 विलयन डालते हैं। अब ये बोलता है भी 9 मिनट तक है वो इसको डाला गया, 9 मिनट तक डाला गया। तो मेरे को ये बताओ भी, ये आपका P विलयन डालता है, ये Q है और ये R है, तो यहां पे
क्यू विलियन कितना डाला गया, तो इंटू 9 कर दो, तो क्यू विलियन है वो 6 इंटू 9 डाला गया अभी, यानी 9 मिनट के अंदर है वो बी पाइप के द्वारा है वो क्यू विलियन 6 इंटू 9 डाला गया। और यहां पे टोटल विलियन कितना है, टोटल विलियन 9 मिनट में कितना डाला गया, तो 1 मिनट में 13 डालते हैं, तो 9 मिनट में अपॉन में 13 इंटू 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6/13 आएगा अभी, 6/13 है वो क्यू का मान हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, अब इसके अंदर आपको बताना है भी सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी और उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उसके 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है। मैंने मान लिया भी सोनिया की जो वर्तमान आयु है ना वो x है, ये सोनिया की वर्तमान आयु है भी, ठीक है। अब यहां पे इसने बोला है भी उसके शादी 15 साल पहले हुई थी, तो शादी के समय वो उसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, x-15 हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है भी उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है, तो यहां पे उसकी वर्तमान आयु 8 है और उसकी शादी की समय की आयु है वो x-15 है, और वर्तमान आयु है ना वो शादी की जो आयु थी उसकी 8/5 गुना है, तो 8/5 गुना है, तो ये लो भी चीजें बराबर होगी। अब यहां से अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाए आपके पास में 5x भी x, ये 5 आपका यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये भाग में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 8x माइनस में 15 8 120, तो ये आपके पास में बनेगा कितना, x बराबर में आपके पास में बन जाएगा 120/3, यानी x का मान आपके पास में 40 साल आ गया। यानी सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है, तो सोनिया की वर्तमान आयु 40 है। अब देखो भी इसने बोला भी उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो ये अंतर दे रखा है भी, और अंतर चाहे वो 50 साल का हो चाहे 10 साल बाद का हो, ठीक है, तो अंतर तो समान ही रहता है भी, अंतर समान रहता है, तो यानी ये बोल रहा है भी उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी बहन 8 साल छोटी थी उस समय भी, और आज भी 8 साल छोटी रहेगी वो, तो 8 साल छोटी रहेगी, तो यहां पे 8 से माइनस कर दो तो आपके पास में कितना हो जाएगा, उसकी बहन की आयु है वो 32 साल हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको मान दे रखा है, पी का मान और क्यू का मान दे रखा है, और आपको इसका मान ज्ञात करना है भी, तो इसके अंदर वो मान रख दो भी, आप पी का मान रखोगे, पी का मान है वो आप रखोगे तो आपके पास में पी का मान 6 है, तो 6 की क्यूब यानी 216। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में देखो भी पी यानी माइनस का 3p²। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, पी का मान मेरे पास में 6 है, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 216, 6 का स्क्वायर करूंगा 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 108, और माइनस का निशान है तो ये 108 आ जाएगा। फिर मेरे पास में प्लस में पी का मान 6 है, 6 ये 18, तो यहां पे मेरे पास में आ जाएगा 18। देन उसके बाद में क्यू का मान मेरे पास में कितना है, क्यू का मान -3 है, तो यहां पे -3 रखूंगा तो 3 या 9, यानी माइनस का मेरे पास में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देन उसके बाद में यहां पे मैं मान रखूंगा क्यू का मान कितना है मेरे पास में -3 है, और स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 या 27, तो ये प्लस का 27 हो जाएगा भाई। और यहां पे अगर मैं क्यू का मान रखूंगा, क्या है, क्यू का मान -3 है, और माइनस की क्यूब, ये आपके पास में क्यू की क्यूब है भी, तो क्यूब है तो ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये माइनस का 27 बनेगा भाई, माइनस का 27 और प्लस का 27 कैंसिल, तो आपके पास में 216, और देन उसके बाद में 216 में आप 18 प्लस कर दो भी, तो 216 में आप 18 प्लस करोगे तो 234, माइनस में 108 और 9 117 हो जाएगा भी, तो आपके पास में प्लस का 117 बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी tan थीटा बराबर क्या है, 12/5 है, तो आपको पता है भी LAL लाल बट्टा कक्का, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण होता है भी, तो यहां पे आप सॉरी लंब बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है यार, लंब बटे आधार, और यहां पे आपके पास में ये लंब बटे आधार है, यानी लंब आपके पास में कितना है 12 है और ये 5 है, और यहां पे समकोण के ट्रिपलेट्स आप ज्ञात कर सकते हो, क्या 5 12 13, 5 12 13, या फिर आप कर्ण है वो ज्ञात कर सकते हो किससे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर से, नहीं तो ट्रिपलेट याद रखो 5 12 13। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको यहां पे ज्ञात करना है सेक थीटा का मान। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस क्या है आधार बटा कर्ण, ये आपका साइन होता है, ये आपका कोस होता है, ये tan होता है भी, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है तो 13 है, आधार कितना आपके पास में तो 5 है, तो 13/5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको ज्ञात करना है भी 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है ना, वो हमेशा नीचे आता है भी। तो ये लो भी 1/20 है, और यहां पे इसने बोला भी 10/40 का कितना प्रतिशत है, तो 10/40 है, ये आपका नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 10/40 है, वो आपका ऊपर आ जाएगा, यानी अपॉन में 40 है ना, वो ऊपर आ जाएगा, और प्रतिशत पूछा तो इंटू 100 कर दो। तो यहां पे आपके पास में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये आपका 20 बार कैंसिल, तो आपके पास में माइनस मान कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक कक्षा में 26 छात्रों का औसत है वो 26 है, यानी 26 छात्र थे, उसका औसत कितना आ गया, 26 आ गया। और इसने बोला है भी एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, तो यहां पे औसत आयु है वो 27 हो जाती है। अभी एक शिक्षक मैंने इसमें शामिल किया तो टोटल कैंडिडेट कितने होंगे, 27 हो गए, और अब उसकी जो औसत आयु है वो कितनी होगी, 27 होगी। कहने का मतलब है भी मेरे को ये बताओ भी जो शिक्षक मैंने शामिल किया था उसकी आयु इस 26 से कम हो सकती है क्या, इस 26 से कम हो सकती है क्या? अगर इस 26 से कम होती तो उसका जो औसत एवरेज है वो बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो इसका मतलब उसकी आयु 26 तो है ही है। अब देखो भी प्रत्येक कैंडिडेट के ऊपर एक आयु है, 1 वर्ष आयु बढ़ गई भी। यहां पे देखो भी 26 थे तो उसकी 26 आयु थी, अब टोटल 27 हो गए तो उसकी आयु 27 होगी। तो इसका मतलब जो शिक्षक आया था उसके कारण है वो प्रत्येक के औसत में 1-1 की वृद्धि होगी, यानी 1-1 की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 27 की वृद्धि होगी, और 26 तो उसकी आयु है ही है, और 27 की वृद्धि होगी, तो टोटल जो उसकी आयु आ गई वो कितनी आ गई, 53 आ गई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर घंटे की समान चाल से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे अपन बात करते हैं भी, मैंने रेलगाड़ी की चाल है वो x मान ली भी, x मीटर पर सेकंड है, तो ये मेरे पास में क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा कर दूं, 5/18 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरे पास में 25/18, और वो भी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा भी। तो यहां पे सापेक्ष चाल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सापेक्ष चाल घटेगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना भी 25/18। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब किसी ट्रेन है वो किसी व्यक्ति या फिर पोल को पार करती है तो दूरी के लिए अपन ट्रेन की लंबाई लेते हैं, ट्रेन की लंबाई है 325/45। तो यहां से मेरे पास में मान निकल के आ जाएगा, ये आप 5 से कैंसिल करोगे तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल करोगे तो ये 65। तो यहां पे 18 मेरे पास में एलसीएम आ गया, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 18x माइनस में 25, और बराबर में मेरे पास में क्या है, 65/9 है भी। अब ये भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा भी, तो मेरे पास में आ जाएगा 18x बराबर में कितना आ जाएगा भी, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 65। ये 18 है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 9 एकम 9 और 9 दूए 18, ठीक है। देन उसके बाद में 65 दूए कितने हो जाएंगे भी, तो 130, और 130 ये माइनस का 25 है, इधर जाएगा तो आपका प्लस का 25 हो जाएगा भी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में बनेगा 5, और ये हो जाएगा 13 और 2 15, यानी 155 बटे आपके पास में 18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चाल आ गई ट्रेन की। अब इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज कर लो, क्योंकि आगे दूसरी ट्रेन को पार कर रही है वो, तो क्या करूंगा मैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे 18 से 18 कैंसिल, 5 से ये आपका कितने बार कैंसिल हो जाए, 5 से 15 और 5 एकम 5, ये आ गया मेरे पास में किलोमीटर पर घंटा है वो ट्रेन की चाल आ गई। अब यहां से देखो, अब वो दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, वो भी विपरीत दिशा में आ रही है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी, तो 20 प्लस में 31 बराबर में आपके पास में आ गया 51 किलोमीटर पर घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 51 × 5/18 आ गया। अब सापेक्ष चाल के लिए दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही है, तो यहां पे सापेक्ष दूरी के लिए आप क्या लेंगे, दोनों की लंबाई, तो ये आपके पास में 325, तो यहां पे दोनों की लंबाई कितनी आ जाएगी भी, तो दोनों की जो लंबाई आप जोड़ोगे तो 765 आ जाएगी। तो 765 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी आपके पास में 765 है, चाल आपके पास में क्या है 51 × 5/18 है, तो वो आपका 18 है, वो ऊपर चला जाएगा भी। तो यहां से इसको कट कर दो, 51 एकम 51, और ये आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये आपका है वो 153 बार कैंसिल हो जाएगा भी।
153 बार कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद में इसको वो आप 5 से कैंसिल करो, 5 एकम 5 153 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 51 एकम 51 और ये आपका है वो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 18 × 54, तो आपके पास में मान आएगा 54 सेकंड। 54 सेकंड के अंदर है वो पार कर जाएगा। राइट आंसर होगा कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी समर्थी 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर घंटे की चाल से है वो वापस आती है। तो दोनों कंडीशन के अंदर है वो उसने समान दूरी तय की है। तो समान दूरी तय की है तो यहां पे औसत चाल क्या हो जाएगी उसकी? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो x है वो आपके पास में पहली कंडीशन में चाल, y दूसरी कंडीशन में चाल। तो ये हो जाए 2 × 21 × और 69 अपॉन में 21 प्लस में 69। तो यहां पे आपके पास में हो जाए ये 2 × 21 × 69 अपॉन में दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा भी ये? तो ये आ जाएगा 90 और इसको कट करो भी, कट करोगे तो ये आपके पास में मान हो जाएगा, इसको मैं 3 से कट कर दूं, 3 से 23 दिया 69 और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 30 और फिर 3 से 10 बार और ये आपका कितने बार कैंसिल हो जाएगा अभी? 7 बार और ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी? 161 अपॉन में 5 बराबर में मान कितना आ जाएगा? 32.2। 32.2 है वो एवरेज चाल आ जाएगी। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी अगला क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है वो 3:2 के बाहुल्य है। तो यहां पे देखो भी 54 × 36 दे रखा है आपको, 54 × 36 दे रखा है। तो इसको 18 से काट दो, 18 × 54 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 18 × 2 = 36। तो ये आपके पास में 3:2 आ गया, यानी ये 18 का मल्टीप्लाई है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीद 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम है और आपको छूट प्रतिशत बताना है भी। मैंने मान लिया भी प्रत्येक वस्तु का जो एमआरपी रेट है वो क्या है? 10 रुपए मान लिया भी, ठीक है। तो यहां पे देखो भी 60 तो वो खरीदेगा, यानी 6 खरीदेगा तो 60 रुपए, तो उसका अंकित मूल्य ये हो गया। देन उसके बाद 4 वो मुफ्त दे देगा, यानी 40 रुपए अंकित मूल्य ये हो गया। तो टोटल जो अंकित मूल्य हो गया उसका वो कितना हो गया? 100 रुपए हो गया भी। और 100 रुपए वाली जो चीज है वो कितने में दे रहा है? 60 में दे रहा है भी। 6 खरीदेगा तो वो 4 तो मुफ्त में देगा। तो इसका मतलब टोटल जो इसका एमआरपी रेट है, टोटल एमआरपी रेट है वो आपके पास में क्या है? 40 रुपए है, सॉरी 100 रुपए है और ये 60 रुपए में दे रहा है। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस उसका क्या है? 60 रुपए है, यानी 40 की छूट दे दी उसने। कितने पे दी है? 100 पे दी है इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा? 40% की छूट दे दी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर है वो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी सोल्व आउट करना है इसको। सबसे पहले है वो सही बटा में कर लो इसको। तो 3 चौके 12 और 1 13। तो ये आपके पास में बनेगा 13/4 डिवाइड बाई, उसके बाद में मजिला ब्रैकेट है भी 4 कम 4 और 1 5। तो ये बन जाएगा आपके पास में 5/4। इसको क्या बनाऊं? इसको मैं 5/10 बना सकता हूं, यानी 1/2 लिख दूं। तो ये आपके पास में 1/2 वो भी क्या है? माइनस के अंदर है। देन उसके बाद में यहां पे 2 2 4 और 1 5, यानी 5/2 माइनस में ये आपका 1/12 और यहां पे ये छोटा ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट और अपॉन में 5 एकम 5 5 × 15, यानी 1/3। ये आपके पास में क्या आ गया? 1/3 आ गया भी। अब देखो भी यहां पे दोनों का एलसीएम 12 आएगा भी, दोनों का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं तो 2 एकम 2, 2 6 12, 5 6 30 और 30 में से 1 जाएगा तो आपके पास में 29 बनेगा। तो ये आपके पास में कितना हो गया? 29 बट्टे और ये आपके पास में कितना बन जाएगा अभी? 12 भी। एलसीएम 12 आ गया। और जैसे ही मैं ये छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा तो बाहर क्या? मल्टीप्लाई लगेगा। और 29 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 29 एकम 29 और 12 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 12 2 24। तो यहां पे मैं डायरेक्ट 24 लिख देता हूं। यहां पे है वो मैं डायरेक्ट है 24 लिख देता हूं भी, ठीक है। तो इसके अंदर है वो डायरेक्ट है आपके पास में क्या आ जाएगा? ये 24 लिख दिया मैंने। तो आगे क्या आपके पास में? 5/4 वो भी माइनस में, और यहां पे आपके पास में क्या लगा हुआ है? इसमें 13/4 वो भी भाग के अंदर है भी। देन उसके बाद में आगे देखो भी, आगे आपके पास में क्या है? अपॉन में आपके पास में 1/3 चल रहा है भी। अब इसका एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम 24 आ गया, 24 और ये हो जाए 6 चौके 24 और 30
माइनस में 29, ठीक है। तो यहां पे आपका 1/24 बनेगा और 1/24 तो ये आपके पास बन गया 1/24, ठीक है। देन उसके बाद में ये आपके पास में 13/4 और ये डिवाइड का निशान है और नीचे आपके पास में क्या है, सभी के भाग के अंदर है वो 1/3 है, 1/3 है। अब इसको सोल्व आउट कर लो, 13/4 मल्टीप्लाई का निशान लगाऊं तो 24/1 और ये आपका क्या आ जाएगा 3/1। तो यहां पे 4 से 6 बार कैंसिल हो गया तो 13 6 78, 78 इंटू 3 तो ये 24 और उसके बाद में 21 और 2 23 यानी 234। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त आपको 18 दे रखा है, उनका लघुत्तम समावर्त आपको 1512 दे रखा है, तो उनमें से एक संख्या 126 है, तो उनके बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। आपको पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपके पास में, तो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है भी। तो यहां पे पहली संख्या बराबर क्या है, एक संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी भी, तो 18 इंटू ये आपका एलसीएम कितना है 1512 अपोन में आपके पास में एक संख्या आपके पास में कितनी आ गई 26, तो 18 एकम 18 और 18 साते 126, 7 एकम 7, 7 2 14, 1 7 एकम 7, 7 6 42, तो दूसरी संख्या आपके पास में कितनी आ गई 216। इनका अंतर बताना है तो 216 में आप है वो 126 बाहर निकाल दो 0 और ये बनेगा आपके पास में कितना भी, तो 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ पे उनका जो धनात्मक अंतर आया वो कितना आ गया 90। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष है, जो आपको शीर्ष दे रखे हैं और इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पंचभुज का क्षेत्रफल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके अंदर है वो एक बड़ी वाला फॉर्मूला लगता है भी, जो कि यहां पे 1/2 ये होगा आपके पास में 1/2, देन उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में x1y2 प्लस में आपके पास में x2y3 और प्लस में आपके पास में हो जाएगा x3y4 और प्लस में आपके पास में हो जाएगा x4 और y5, देन उसके बाद क्योंकि पंचभुज है ना, उसके बाद में प्लस में ये हो जाएगा x4 x5, अब x5 और y1, देन उसके बाद में माइनस यहां पे अब की बार है वो आपका y चलेगा, पहले y चलेगा, तो ये हो जाएगा y1 x2 और प्लस में आपके पास में y2 और x3 प्लस में आपके पास में हो जाएगा y3 x4 और प्लस में आपके पास में चलेगा y4 x5 और फिर प्लस में y5 x1, ये होगा भी। अब इसमें मान रख दो भी, मान रखोगे तो ये आपके पास में x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y4 है, y3 है, ये आपके पास में x4 है, ये y4 है, ये आपके पास में x5 है, ये आपके पास में y5 है, ठीक है। तो इसमें आप मान रखोगे तो ये आपके पास में 1/2, x1 का मान 0 है और y2 का मान भी 0 है, तो ये आपके पास में 0 और 0 प्लस में उसके बाद में यहां पे इसका मान 6 इंटू 3 और प्लस में यहां पे इसका मान है वो 8 इंटू 7, में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख देता हूं यार, ठीक है। इसका मान तो आप देख लोगे भी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो यहां पे डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं भी। तो ये आपके पास में है मान क्या बनेगा भी, ये बन जाएगा 0 का 0, देन उसके बाद में 6 3 18, ये 18 बनेगा भी। फिर आपके पास में बन जाएगा 7 8 56, ठीक है। देन उसके बाद में प्लस, उसके बाद में आपके पास बनेगा 4 चौके 16 और फिर आपके पास में 0 बनेगा भी। उसके बाद में माइनस और यहां पे आपका मान है वो कितना बनेगा भी, तो ये मान आपके पास में 0 प्लस में 0 प्लस में आपके पास में 12 प्लस में 0 प्लस में 0, तो यहां से आपके पास में 1/2 इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 90 माइनस में 12 और ये आपके पास में 1/2 इंटू आपके पास में आएगा 78, तो आपके पास में मान कितना बनेगा 39। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी चीजें समझ पाए क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इसके अंदर है वो अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, इसमें क्या करना है आपको बहुलक बताना है भी। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना वही आपका बहुलक होगा अभी। तो देख लो इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है अभी, तो यहां पे 87 कितनी बार आया देख लो, तो 87 है वो आपका, यहां पे देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 87 आपका कितनी बार आ रहा है। तो 87 इसके अंदर है वो, मेरे को तो लगता ही नहीं है 87 आया है क्या। 87 इसमें एक भी बार नहीं आया, 87 है ही नहीं इसमें, तो ये आपके पास में 0 है अभी। देन उसके बाद में 84 देखो कितनी बार आया है, तो ये आपके पास में 84 यहाँ पे 84 कितनी बार आया अभी, एक, और उसके बाद में 84 आपका एक ही बार आया अभी। 87 आपका एक ही बार आया। 83 देखो कितनी बार आया, तो 83 है वो आपके पास में एक, और उसके बाद में 83 आपका एक ही बार आया अभी। और 85 देखो कितनी बार आया, तो 85 यहाँ पे देखेंगे तो एक और दो, देन उसके बाद में दो 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 दो, तीन और चार, आपका 85 4 बार आया। तो 85 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे बहुलक होगा वो क्या होगा अभी, 85 होगा अभी। बहुलक है वो आपका 85 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। आपको बताना भी ए और बी की लंबाई का जो अनुपात है वो 9:20 है, और सी और बी की जो लंबाई का जो अनुपात है वो 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई का अंतर आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो आपको धातु की छड़ का कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है भी इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो भी ए अनुपात बी अनुपात सी अपन ज्ञात कर लें, तो कैसे ज्ञात करोगे, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात है वो सी, इस प्रकार से ज्ञात कर दो, उल्टा के द्वारा मल्टीप्लाई कर दो भी। तो ए और बी की जो लंबाई का अनुपात 9:20 है। अब बी की सीध में बी का अनुपात लिखना है भी दूसरा। अब इसने सी अनुपात बी दिया है, तो सी अनुपात बी कितना है, 5:11 है, तो बी का अनुपात कितना है, 11, तो बी के सीध में बी का अनुपात और अनुपात 5, तो उल्टे अन के द्वारा मल्टीप्लाई कर दो, बी 5 100, और ये हो जाएगा 0, 11 2 22, 220, देन उसके बाद में 11 9 99, तो आपके पास में ये अनुपात आ गया नया, ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब देखो भी इसने बोला भी ए और सी का जो अंतर है, हमारे अनुसार ए और सी का अंतर कितना है, ए माइनस सी का अंतर मेरे पास में 1 है, तो 1 का मान इसने कितना दिया, 10 दिया है। तो यहां पे इसने बोला है भी कुल, क्या बोला है, कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो टोटल यहां पे लेंथ की लंबाई कितनी है भी, टोटल लेंथ की लंबाई कितनी है, तो यहां पे इनका योग कर लो भी। योग करोगे तो आपके पास में 419 आएगा भी, योग है वो आपके पास में 419 है, तो 1 का मान 10 है, तो 419 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4190। कितना आएगा भाई, 4190। कुल लेंथ आपके पास में 4190 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको बोला गया भी यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या आपको प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% आपको बताना है। तो मैंने वो संख्या मान ली x है, और यानी x का यानी उस संख्या का 20% है, उसमें मैं क्या करता हूं 90 जोड़ता हूं, तो मेरे पास में वही संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या ज्ञात कर लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर है वो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 5 100, यानी आपके पास में मान आ गया क्या, ये मान आ गया आपके पास में x/5 प्लस में आपके पास में 90 बराबर आपके पास में क्या है, x है, बराबर आपके पास में क्या है भी, x है। तो यहां से आप है वो एक प्रकार से इसमें एल्शियम ले लो आप, एल्शियम लोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास में x प्लस में 450 बराबर में आपके पास में 5x, ये x इधर जाएगा तो आपके पास में कितना आएगा 4x, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 450/5 सॉरी 450/4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 एकम 4, यानी x का मान 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देन उसके बाद में यहां से आप एक बार कट मत करो, यानी आपके पास में x का मान आ गया, यानी वो संख्या आपके पास में कितनी आ गई 450/4 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, उसी संख्या का 80% ज्ञात करना है, यानी इसका 80% ज्ञात करना है। तो 80/100, 80/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करो भी, तो 4 एकम 4, 4 2 8, 80 45 2 90, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने बताना है भी एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है भी। ठीक है, 40% है वो कम है। देन उसके बाद में
इसने बोला है भी यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत है वो 76% कम हो जाती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। देखो भी मैंने यहां पे मान लिया भी ये आपके पास में WC वॉशिंग है और ये आपके पास में टीवी। अब टीवी का मैंने मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया भी 100% है, ठीक है, और 40% कम होता है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है, 60 है भी 40 कम होगा तो 60 हो गया। अब ये बोलता है भी वॉशिंग मशीन की कीमत में क्या करना है, 52% की वृद्धि करनी है। तो वॉशिंग मशीन यानी 60 का 52% या फिर 60 का 152 निकाल लो, 52 निकालोगे तो 60 में जोड़ना पड़ेगा और 60 का 152 निकालोगे तो डायरेक्ट आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये 91.2 आ जाएगा भी। यानी वॉशिंग मशीन का मूल्य जब 52% बढ़ जाता है तो नया मूल्य आपके पास में 91.2 आ जाता है। और ये बोलता है भी टीवी का जो कीमत है वो 76% कम हो जाती है तो 100 में 76% कम होगी तो बच गया कितना, 24। अब यहां पे ये इसका क्या है, न्यू मूल्य है, ये इसका न्यू मूल्य है। अब इसने बोला है भी 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। अब 2 टीवी खरीदेगा तो 48 रुपए लगेंगे भी और 5 वॉशिंग मशीन खरीदेगा तो रुपए कितने लगेंगे भी, तो उसके 456 रुपए लगेंगे। यानी टोटल जो मूल्य लगा उसका कुल मूल्य तो वो कितना हो गया अभी 456 प्लस में 48 तो कुल मूल्य कितना लगा, तो उसका कुल मूल्य 504 रुपए लगा, 504 रुपए। लेकिन अगर यही कंडीशन अगर पहले खरीदी होती भी, पहले अगर वो 2 टीवी खरीदता तो उसको कितने रुपए लगते, 200 रुपए लगते भी, और पहले 5 वॉशिंग मशीन खरीदता तो उसे कितने रुपए लगते, 300 रुपए लगते। अब बताओ मेरे को पहले कुल मूल्य कितना था, तो पहले कुल मूल्य है वो 500 रुपए लगते और अब जो कुल मूल्य है वो कितना लग गया, 504। यानी 4 की वृद्धि होगी, कितने पे हुई है, 500 पे हुई है, इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में कितना बन गया ये 4/5 यानी 0.40, 5 8 40, तो यहां पे 0.8 की वृद्धि होगी, 0.8 की वृद्धि हुई है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे और उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं भी 120 का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 150 के कॉस्ट प्राइस के, तो यहां पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ये आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो 150 को मैं इधर भेज दूं और क्रय मूल्य एसपी को इधर लेके आ जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा सीपी बटा एसपी, ठीक है, यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा 120 बटे 150, 120 बटे 150 यानी 120 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेचा। तो इसका मतलब क्या हो गया 30 रुपए का लाभ, कितने पे 120 पे इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो यहां पे 25% का प्रॉफिट हो गया। अभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले उसी कार्य का दुगुना कार्य कितने दिन में कर सकता है, तो ये आपका ए प्लस बी है, ये 6 दिन में करता है और बी अकेला है वो उसे 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया भी, एलसीएम आपके पास में 12, 6 2 12 और ये आपके पास में 12 एकम 12। तो कहने का मतलब क्या है भी दोनों मिलकर के एक दिन में 2 कार्य करते हैं और बी अकेला एक दिन में 1 कार्य करता है। तो मेरे को ये बताओ भी ए एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 2 माइनस में 1 यानी ए है वो एक दिन में 1 कार्य करता है। तो यहां पे टोटल कार्य आपके पास में 2 है लेकिन दुगुना कार्य बोला है उसने, दुगुना कार्य बोला है तो यहां पे ये दुगुना कार्य हो गया। और ए एक दिन में 1 कार्य करता है तो अपॉन में 1, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 24 दिन, 24 दिन के अंदर है वो दुगुना कार्य कर देगा। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा हुआ है, शेष बर्तन का 1/3 भाग है वो काले द्रव से भरा हुआ है और शेष बर्तन का 5/6 भाग है वो पीले द्रव से भरा हुआ है और शेष से 4/2 लीटर सफेद द्रव से भरा हुआ है। तो बर्तन की कुल धारिता कितनी है। इस पेपर के अंदर है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो मेथड है वो ज्यादा है, बाकी पर्सन एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2/5 का मतलब हो गया भी कुल भाग आपके पास में 5 है, कुल भाग आपके पास में क्या है अभी 5 है, इस 5 में से 2 भाग है वो आपके क्या है नीले द्रव के भरे हुए हैं। तो बच के शेष कितने बच गए भी आपके पास में 3 बच गए। अब शेष बर्तन का 1/3 भाग, अब शेष बर्तन आपके पास में 3 बचा हुआ है, उसका 1/3 भाग का मतलब क्या हो गया 1 भाग, यानी 1 भाग है वो किसका भरा हुआ है काले का,
तो ये लो भी काले द्रव का भरा हुआ है। देन उसके बाद में शेष बर्तन का, अब शेष कितना बच गया, शेष आपके पास में 2 बच गए भी, टोटल 5 थे, टोटल आपके पास में ये क्या है, कुल 5 थे, 5 में से 2 भर गया, 3 बच गया, 3 का 1 तिहाई यानी 1 भर दिया, तो इसके बाद में आपके पास में 2 शेष बच गया। अब 2 का आपको बोला भी 5/6 भाग, तो 2 का 5/6, तो ये लो भी 5/6, तो आपके पास में कितना बन गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आपके पास में ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5/3, 5/3 भाग है वो किसका भरा हुआ है, तो ये पीले द्रव का भरा हुआ है भी, ये लो पीले द्रव का भरा हुआ है। देन उसके बाद में शेष, अब शेष कितना बच गया भी, आपके पास में 2 थे और उसमें से 5/6 है, 5/3 इसमें भरा हुआ है, 5/3 तो उसने भर लिया भी 2 के अंदर से। अब शेष कितना बच गया, 2 में से माइनस कर दो, तो आपके पास में शेष 1/3 बच गया भी, शेष है वो आपके पास में कितना बच गया, 1/3। अब ये 1/3 का जो मान दे रखा है उसने, वो कितना है, इसने बोला शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है, तो इसमें 4.2 लीटर है वो सफेद द्रव है। चीजें समझ में आ गई, तो 1 का मान ज्ञात कर लो, यहां से 1/3 का मान इतना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 6 और 4 2 12, यानी आपके पास में 12.6, 1 का मान 12.6 आ गया। आपके पास में टोटल मान कितना था, टोटल भाग कितने थे, 5 थे, और 5 का मान ज्ञात करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 3 12 5 60 और 3 63, तो यहाँ पे 63 लीटर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी एक वस्तु 8,900 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य 40 रुपए अधिक अंकित किया गया और इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में लाभ बताओ। तो देखो भी, मेरे पास में क्रय मूल्य कितना है 8,900 और इसका जो अंकित मूल्य है वो 40% अधिक है क्रय मूल्य से, तो 40 अधिक है, तो इसका मतलब 140, 40% अधिक है तो क्रय मूल्य का 140 ज्ञात कर लूं। ये मेरे पास में क्या आ गया, तो ये मेरे पास में पूरा अंकित मूल्य बन गया ये। अब ये बोलता है भी 5% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य पे छूट देगा, और 5% की छूट दी है तो उसने कितने में छूट दे दी, कितने में बेचा, 95 में बेचा, और इंटू आपके पास में 100, तो ये मेरे पास में पूरा क्या आ गया, अब विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटो 19 5 95, और 5 2 10, 2 से काटो, ये आपका 7 बार कैंसिल हो गया। अब यहां से आपके पास में 89 इंटू ये हो जाएगा 63 6 और 7 एकम 7 और 6 13, 133, तो 89 का आप 133 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में मान कितना बनेगा भी, ये मान है वो कितना बनेगा, तो ये आपके पास में मान बन जाएगा 11,837, यानी उसका जो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया, ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया 11,837, क्रय मूल्य कितना आपके पास 89,000 है, यानी ये सॉरी 8,900 है वो आपके पास में क्या है, ये क्रय मूल्य भी। अब देखो भी 8,900 रुपए में खरीदा और 11,837 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 2,937 का, और कितने पे हुआ, तो ये आपके पास में 8900 रुपए पे, और इंटू प्रतिशत निकालना तो इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो भी, तो ये आपके पास में 89 कम 89 और ये आपका 33 बार कैंसिल हो जाएगा भी, तो आपके पास में मान कितना आएगा 33% का प्रॉफिट हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे इसने दिया भी एक आयत के अंदर कोई बिंदु P है और PA 98 है, PB 91 है, PC 21 है और PD आपको ज्ञात करना है भी। ये आपके पास में एक बिंदु है, आयत है, और इसके अंदर कोई बिंदु P है भी, यहां पे ये आपके पास में PB और उसके बाद में ये में A B C और D, ठीक है, इस प्रकार से ये लेंथ है, और इसके अंदर है वो आपको अलग अलग भुजाएं दे रखी है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्मूला लगेगा, ये आपका P बिंदु है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास में PA का होल स्क्वायर और प्लस में PC का होल स्क्वायर बराबर होता है PD का होल स्क्वायर और प्लस में PB का होल स्क्वायर के, ये चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर है वो PA कितना है 98 है, 98 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में 98 का स्क्वायर, प्लस में PC कितना है आपके पास में 400, ये आपके पास में 21 है तो 21 का स्क्वायर, और बराबर में PD आपको ज्ञात करना है भी, ठीक है, और प्लस में आपके पास में PB कितना है तो 91 का स्क्वायर है भी। तो ये स्क्वायर कितना आएगा 9600, 9604 प्लस में 441 बराबर में PD का स्क्वायर
और बराबर में 91 का स्क्वायर कितना होता है 8281, 8281। तो ये मान कितना बनेगा, तो ये मान है वो 10,045 बनेगा भी, 10,045 जोड़ोगे तो, और 8200 है वो इसमें से माइनस कर दो भी 8281, बराबर में आपके पास में क्या बनेगा पीडी का स्क्वायर बनेगा भी। अब आपके पास में पीडी का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास में 1764। यहां से स्क्वायर हटाओगे, इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो पीडी का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा भी, ये आपके पास में 42 का स्क्वायर होता है भी, तो पीडी का मान 42 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी आपको एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 542 दे रखा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है, 2/5वें भाग के बराबर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको इसने ये भी बोला है भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 के भाग के बराबर है, तो 542 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके क्या है 2/5 भाग के बराबर है आपका कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये लो भी मान आ गया आपके पास में, 2 2 4, 4 2 8 और 5 2 10 अपॉन में 5, तो 5 2 10, 5 एकम 5 34, और ये बन जाएगा आपके पास में 5 6 30, 4 5 8 40, तो यहां पे आपके पास में 216.8 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 6,800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन आपको ज्ञात करना है भी। तो 15% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा भी। तो 6,800 रुपए की धनराशि है 2 साल के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो कितना लगेगा 3/20 लगेगा भी। तो 6,800 का 3/20 है वो कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल कर दो भी आप, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1020, तो 3/20 है वो 1020, ये भी आपके पास में 1020, ठीक है। देन उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कितना लगेगा 3/20 लगेगा भी। तो इसका 3/20 आप निकालोगे तो ये मान कितना आ जाएगा आपके पास में 153 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज, तो 6800 रुपए ब्याज है इसका मूलधन है, और देन उसके बाद में 2040 रुपए और 153 रुपए, तो यहां पे 3 और 9 और ये आपके पास में 8, तो 8,993 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको ज्ञात करना है भी, यहां पे इस एंगल का मान ज्ञात करना है भी, इस त्रिभुज का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले है वो यहां पे इसको x मान लेता हूं भी, तो ये मेरे पास में मान क्या आ गया 2.2x बन गया भी, मल्टीप्लाई में है, और प्लस में मेरे पास में ये क्या बन गया, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, मल्टीप्लाई में तो ये 0.99 बन गया भी, 0.99/4, माइनस में अब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास में कितना बन गया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास में ये आपके पास में माइनस, और यहां पे अगर मैं 100 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या 5 से काट दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5 चौके 20 4 आ जाएगा, और 11 5 55, तो 0.11 आ जाएगा भी, ठीक है। और बराबर में आपके पास में क्या 0.99 है भी, तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहां से आप है वो इसका एलसीएम ले लो, 4 आएगा आपके पास में, एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 4 आएगा। तो देन उसके बाद में ये आपके पास में कितना बनेगा भाई 8.8x, प्लस में आपके पास में ये कितना बनेगा 0.99, और माइनस में 0.11, ठीक है, और बराबर में 0.99। अब ये 4 यहां पे भाग में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास में मान क्या बनेगा ये 8.8x, और प्लस का आपके पास में क्या बनेगा 0.88, बराबर में, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया भी यहां से, तो 88 बच गया, बराबर में आपके पास में 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39, यानी 3.96। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये 0.88 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3.96 में से 0.88 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 3.08 बचेगा भी, 08 अपॉन में आपके पास में 8.8, तो यहां से आपके पास में मान कितना आ जाएगा ये, तो इससे है वो आप ये बन जाएगा आपके पास में 0.35, कितना बनेगा भाई 0.35 बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से आपकी जो मैथ है वो यहां पे फिनिश हो जाती है अभी। नेक्स्ट आपके पास में आता है रीजनिंग, ठीक है।
अब इसमें देखो भी इसने बोला है भी ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे भी। आगे इसने बोला भी पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति है भी, तो पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति है, तो पी को मैं यहां पे बिठा देता हूं, और इसके बाईं ओर दो व्यक्ति है तो ये लो भी, और पी और डब्ल्यू के बीच में तीन व्यक्ति है तो 1 2 और 3, यहां पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा। टोटल आपके पास में कितने, 7 है भी, टोटल आपके पास में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इसने बोला भी W और X के बीच में एक व्यक्ति है, तो X कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तभी W और X के बीच में एक व्यक्ति आ गया। आगे इसने बोला भी R है ना, वो O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में भी, R है वो O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, तो O को मैं कहां पे रखूं, O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठने की, तो ये दो ही सीट बची है, तो O के बाईं ओर ठीक पड़ोस में, तो O आपका यहां पे आ जाएगा और R आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी Y है ना, वो W का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब Y आपका यहां पे आएगा। अब बच गया कौन सा, Q आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब देखो भी Q के दाईं ओर कितने व्यक्ति, Q के दाईं ओर ओनली फॉर एक ही व्यक्ति भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सबसे पहले है वो इसने -6 किया है, यानी 616 में से 6 गया 610, देन उसके बाद में यहाँ पे इसने क्या किया है, माइनस का 2 किया है, प्लस का 2 किया है, यानी 610 में से 2 जोड़ दिया 612, देन उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 6 कर दिया भी 606, फिर प्लस का 2 कर दिया और फिर माइनस का 6 करेगा, तो ये आपके पास में 602 बनेगा भी, 602 बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, यानी -6 + 2 -6 + 2 ये चल रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे आपके पास में एप्लीकेशन के, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपको सारे के सारे जो भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी कोर्स हैं, वो सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, ठीक है। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की, और इसके साथ में ही आपको क्या है, साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है ना, वो भी फ्री में दिया जा रहा है। वो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। साइंस की एनसीईआरटी कोर्स के अंदर है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन आपको यहां पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम बढ़िया तरीके से वो एनसीईआरटी को तैयार कर लें भी। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो बनाया गया है। इसके ऊपर 3-4 क्लासें डेमो के रूप में रखी गई है, अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप बेहतर जान पाओगे इस कोर्स के बारे में, ठीक है। आगे आपकी इच्छा है जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिएगा, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी तरीके से अपन 101 शिफ्ट के अंदर जो आपका पेपर हुआ है ना उसका कंप्लीट का सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो लाइक करो, क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भी। अब देखो भी यहां पे इसने बोला है भी जिस प्रकार से UI 12 है इसको इसने लिखा है YK-2। कहने का मतलब क्या किया इसने भी, पहले तो 21 और 4 25 +4 कर दिया, और उसके बाद में इसने +2 किया है, और यहां पे ये क्या कर रहा है भी, तो यहां पे ये -14 कर रहा है भी, -14 कर रहा है, तभी -2 बचा है भी। तो डायरेक्ट यहां पे कर दो +4 कर दो, 16 और 4 20 पे आपका T आ जाएगा भी। उसके बाद में +2 करना है तो 17 और 2 19 पे आपका S आ जाएगा भी। तो TS का ऑप्शन आपके पास में एक ही है, और उसने क्या किया है -14 करना है, तो यहां पे -14 करूंगा तो 1 बचेगा भी आपके पास में। तो TS फर्स्ट, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 7 व्यक्ति दे रखे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे भी, ये जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब देखो भी C के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो C को मैं यहां पे बढ़ा दूं, इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, बाकी सारे बाईं ओर है। उसके बाद में C और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो C और B के बीच में 2 व्यक्ति, तो 1 2 यहां पे आपका B आ जाएगा भी। अब देखो भी D और K के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब एक बार इसको होल्ड पे रखो, 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 7 आ जाएगा। अब D और K के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे इसने बोला भी C और D के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, C आपका यहां पे है, C और D के बीच में 3 व्यक्ति है, तो आपका D कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। जो आपने होल्ड पे रखा था D और K के बीच में कितने व्यक्ति, अभी 2 है, तो D और K के बीच में 1 और 2, K आपका कहां पे आ सकता है, यहां पे आएगा। फिर उसके बाद में इसने बोला भी JI के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अब दाएं पड़ोस में बैठने वाली तो ये 2 ही सीटें बची है, और J है वो I के दाएं पड़ोस में, तो I को मैं यहां पे रखूंगा तो J आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा भी। अब बच गया एक कौन सा, जो कि आपका L बच गया, L आपका यहां पे आ जाएगा भी।
अब बोला है इसने भी एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो एल के दाईं ओर है वो 4 व्यक्ति है भी। एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलता है भी। पश्चिम की ओर है वो 16 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है भी। 8 किलोमीटर चलता है तो ऊपर की ओर जाएगा भी। ये लो भी दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर ऊपर की ओर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है तो ये लो भी पश्चिम की ओर फिर जाएगा भी 7 किलोमीटर। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये आपके पास में बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर 8 किलोमीटर, ये लो भी। देन उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चलता है तो ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया और बिंदु पी पे रुक जाता है। ये बिंदु पी है, चला था ए बिंदु से। अब आपको बताना है भी ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर चलना पड़ेगा, तो ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे इस दिशा में चलना पड़ेगा और ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। 16 किलोमीटर ये है, 7 किलोमीटर आपका ये है और 2 ये है। टोटल कितना चलना पड़ेगा भाई, 16 प्लस में 7 प्लस में 2, तो यहां पे आपके पास में कितना चलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है वो आपको पूर्व में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी ई का कोड बताना है, तो दोनों के अंदर ई तो कॉमन नहीं आ रहा, ई ओनली फॉर यहां पे आ रहा है। अब देख लो भी कौन सा अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा दोनों के अंदर, तो इसके अंदर देखो यहां पे 8 है, इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो इसका मतलब ई का जो कोड है वो आपके पास में 8 हो जाएगा भाई, क्योंकि अन्य एल यहां पे है, एल इसमें है, ओ इसमें है, ओ इसमें है, वी इसमें है, वी इसमें, अन्य कॉमन आ रहे हैं, ई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा है जो अंक कॉमन नहीं आ रहा, तो इसके अंदर आपका 8। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे ऐसे कितने विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक है भी, ठीक है, जिनमें से ठीक पहले एक विषम अंक है, ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक विषम अंक है, यानी तीनों ग्रुप बना है वो आपके पास में विषम का है, विषम विषम विषम। तो यहां पे 5 विषम, 6 विषम नहीं है, 5, और उसके बाद में ये विषम नहीं है, 7, 7 और 4 विषम नहीं है भी, 2 भी विषम नहीं है, 7, 9, 2, 2 भी विषम नहीं है। उसके बाद में 2, 5, 7 ये भी 4 विषम नहीं है, फिर तीनों विषम आना चाहिए भी। उसके बाद में यहां पे आपके पास में कोई भी नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं भी ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी आपका प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा श्रृंखला के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या कर रहा है ये, इसके अंदर है वो सबसे पहले ये -2 कर रहा है, यहां पे -2 कर रहा है। इसके बाद में आपका यहां पे कितना माइनस कर रहा है, तो इसके अंदर है वो ये 4 माइनस कर रहा है अभी। यहां पे कितना माइनस कर रहा है, तो यहां पे 6 माइनस कर रहा है अभी। उसके बाद में ये 8 माइनस कर रहा है। उसके बाद में कितना माइनस कर रहा है, तो ये आपका 10 माइनस करेगा अभी, यानी एक प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से माइनस कर रहा है, तो ये आपके पास 961 आ जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखो भी, यानी कहने का मतलब ये है भी बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करवा दो, भी अंदर वाली संख्या आ रही है, बाहर का मल्टीप्लाई करवाओगे अंदर वाली संख्या आ रही है, तो 16 2 32 होते हैं, ये नहीं होगा भी। 13 3 39 होते हैं, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यहां पे आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो इसका अंतर निकाल लो भी। अंतर निकालोगे तो आपके पास में मान कितना बनेगा भी, इसका अंतर का, इसका अंतर का जो मान है वो कितना बन जाएगा भी आपके पास में, तो ये आपके पास में हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ा 24 का अंतर चल रहा है अभी सभी में, सभी में क्या है 24 जोड़ रहा है ये, सभी में 24, तो यहां पे आप 24 जोड़ दो भी, 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8, तो 181 बनेगा भी आपका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये, प्रत्येक में प्लस 24 कर रहा है प्रत्येक में, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 58वें स्थान पर है और नीचे से 6वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको पता है भी एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान दे रखा है, तो दोनों ओर का स्थान जोड़ दो और माइनस कर दो 1, तो यहां पे आपके पास में 14 और ये हो जाए 64 माइनस 1, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 63, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं 63। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। -1 क्यों किया, क्योंकि आपकी जो मधुर है वो 58 में भी काउंट है और इस 6 में भी काउंट है, मधुर 2 बार काउंट होगी, इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए हमने -1 किया भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम है और ठीक बाद भी एक विषम है, तो आपके पास में तीनों ग्रुप विषम का होना चाहिए। तो यहां पे अपन 3 फिर 2 आगे बीच में 7 9 3, एक तो आपका ये
एक तो आपका ये ग्रुप बन गया अभी, एक आपका ये ग्रुप बन गया अभी, ठीक है, ये ग्रुप बन गया। देन उसके बाद में 9 फिर 7 8 आ गया बीच में, 7 5 और 3 5, एक आपका ग्रुप ये बन गया 3 5 5 का। और उसके बाद में ऐसे आपके पास तीन ही ग्रुप बनेंगे। एक तो ग्रुप ये है, एक ग्रुप आपका 5 3 9 का है, 5 3 9 का, और एक आपका 7 9 3 का। तो ऐसे आपके पास तीन ग्रुप है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दे रखा है भी यहां पे कुछ हेट केप है, कुछ जो आपकी एच से हेट है वो क्या है, के से केप बना दो भी। तो ये लो भी हेट वाले डायग्राम को केप वाला डायग्राम कट करेगा। और कोई केप बनियान नहीं है, कोई भी केप है ना वो बनियान नहीं है। तो ये लो भी आपका बी से बनियान, और बनियान वाला जो डायग्राम है वो केप के अंदर नहीं जाएगा। इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, ये आपका हेट का है, ये आपका केप का है, और ये आपका किसका है भी, ये आपका बनियान का है। बनियान का नहीं जाना चाहिए किसमें, केप वाले के अंदर। तो इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा भी। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, कुछ हेट बनियान है, कुछ जो आपकी हेट है वो बनियान वाले डायग्राम को कट करे। इसमें तो कर रही है लेकिन इसमें नहीं कर रही। इसमें आपकी हेट है वो बनियान को कट नहीं कर रही। एक में सही है, एक में गलत है, तो उसको गलत माना जाएगा भी, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ केप हेट है, कुछ जो आपकी केप है वो हेट वाले डायग्राम को कट कर रही है, इसमें कर रही है। और जो आपकी कुछ केप है वो हेट वाले डायग्राम को इसमें भी कट कर रही है, दोनों के अंदर कट कर रही है। तो इसका मतलब ये आपका सही है, दूसरा सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे हेड का कोड क्या होगा। दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में यहां पे आपका हेड है और यहां पे भी आपका हेड है। तो दोनों के अंदर ऐसा कौन सा कोड है जो कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर आपका इसमें आ जाएगा एक तो बीएम, यहां पे आपका बीएम है और यहां पे भी बीएम है। तो इसका मतलब हेड का जो कोड होगा वो बीएम हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक है, पहले संख्या है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक प्रतीक। तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए। तो यहां पे आपके पास में एक तो आपका ये ग्रुप बन गया और एक आपका ये ग्रुप बन गया भी। तो ऐसे आपके पास में दो ही ग्रुप बनेंगे भी, ऐसे आपके पास में दो ही ग्रुप बनेंगे। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके प्रत्येक पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। तो यहां पे देखो भी, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं संख्या के दोनों ओर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहां पे इसमें आपके पास में आ जाएगा कौन सा भी, इसमें तो अभी तक 4 ही आया पूर्ण वर्ग। देन उसके बाद में अगर मैं 8 को देखूं तो ऐसी कितनी संख्या है जिसके दोनों ओर पूर्ण वर्ग है। तो एक तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन आपका फिर इधर अगर 2 को देखूंगा तो इधर 9 8 नहीं है भी। देन उसके बाद में 8 को देखूं तो ये एक तो ग्रुप आपका ये बन गया अभी 9 8 और 4, ठीक है। उसके बाद में एक 4 7 और आपका ये बन गया 4। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में एक बन गया 4 3 और 1, एक भी पूर्ण वर्ग अभी, और एक 3 4 1 1 ये बन गया अभी। तो ऐसे आपके पास 1 2 3 4 बनेंगे भी। राइट आंसर कौन सा हो जाए, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर है वो 8 किलोमीटर चलता है। तो ये लो भी 8 किलोमीटर चला दो, ये 8 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में इसने बोला भी बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है भी। ये लो भी बाईं ओर मोड़ दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है भी। तो ये लो भी 17 किलोमीटर चला दिया भी, ठीक है। देन उसके बाद में 17 किलोमीटर भी, 17 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी, और 13 किलोमीटर चलता है। तो ये लो भी 13 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो 9 किलोमीटर चलेगा। आपको पता है अभी 9 और 8 17 होते पूरे, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाए ये लो भी 9। अब इसने बोला है भी बिंदु पी पे रुक जाता है, ए से उसने शुरू किया था भी। अब आपको ए पे वापस पहुंचना है, ए पे वापस पहुंचना है तो आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, यानी उत्तर की ओर। कितना चलना पड़ेगा भी, ये आपके पास में टोटल 13 है, ये आपके पास में 6 है। तो इसका मतलब ये 6 है और ये आपके पास में 7 किलोमीटर है। फिर तो यहां पे आपको 7 किलोमीटर है वो आपको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी कुछ पिज्जा, कुछ जो आपके पिज्जा हैं वो क्या है भी,
कुछ पी से पिज्जा बना दो और वो क्या है, कप केक है, तो के से कप केक है भी, यानी कप केक वाला डायग्राम है वो पिज्जे वाले को कट करेगा, और सभी बन, सारे के सारे जो बन है वो कप केक है, तो बी से बन अभी, तो यहां पे अपन बनाएंगे तो ये लो भी बी से बन, और सारे के सारे जो बी से बन वाले हैं ना वो किस में आएंगे, कप केक में आएंगे, ये लो भी। अब यहां पे देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो कुछ पिज्जा बन है, यानी पिज्जा वाला डायग्राम वो बन वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा भी। उसके बाद में सभी कप केक बन है, यानी सारे के सारे जो आपके कप केक है वो बन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सारे के सारे आपके बन है ना वो कप केक में आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे कप केक है वो बन में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो आपका एक नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। एच आता है आपका 8 पे, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और एक 11, 11 और एक 12, 12 पे एल आएगा, यानी +1 कर रहा है भी पहली कंडीशन में। दूसरा देखो भी बी 2 पे आता है, 2 3 4 5, 5 के बाद में आपका आ जाएगा 6, 6 पे एफ आ जाएगा भी, और ई आपके पास में 5 6 7 8, 8 और एक 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा भी। तो यहां पे क्या कर रहा है, प्रत्येक कंडीशन में क्या कर रहा है, ये प्रत्येक कंडीशन में +1 कर रहा है भी। उसके बाद में 22, 22 और 7 29 +7 कर रहा है भी, 7 29 और 7 आपके पास में 36, 36 और 7 आपके पास में 43, और 43 और 7 है वो आपके पास में 50 हो जाएगा भी। तो यहां पे +7 कराए, तो इसमें एल एफ आई 50 राइट आंसर कौन सा हो जाए, बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी 7 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे भी, ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, तो ए को मैं यहां पे बिठा दूं, और ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, तो ए को थोड़ा सा इधर ले आए, ए के दाईं ओर 5 व्यक्ति, ए को मैं यहां पे बिठा दूं, 1 2 3 4 और 5, ध्यान उसके बाद में यहां पे फिर एक, यानी टोटल 7 है, तो ए के दाईं ओर 5 व्यक्ति है, तो बाकी ए के बाईं ओर एक ही व्यक्ति बैठेगा। बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है, इसने बोला भी बी के बाईं ओर 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और 5, आपका बी यहां पे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है भी, तो जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। आगे इसने क्या बोला भी, इसने बोला भी सी है ना वो ई के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है भी। अब जी और ई का निकटतम पड़ोसी यहां पे आ सकता है भी, जी और ई का निकटतम पड़ोसी है वो आपका क्या है, जी और एफ, जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो एफ बीच में आएगा दोनों। अब जी और ई को आपको डिफाइन करना है, आगे इसने दिया है भी सी है ना वो ई के बाईं और दूसरा है, तो मैं ई को यहां पे बिठा दूं, और ई के बाईं और दूसरा सी है, तो आपका सी यहां पे आ जाएगा, पहला और दूसरा सी, तो जी आपका ऑलरेडी यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया कौन सा, अब बच गया आपके पास में एक डी आ जाएगा, डी आपका यहां पे है। इसने पूछा भी जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो जी के बाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हुए, जी के बाईं ओर 4 व्यक्ति, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या चिन्ह चेंज करना है, जिस प्रकार से 15 है, 15 ए का अर्थ क्या है, डिवाइड बाई 3, और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 10, सी का अर्थ क्या है प्लस में 8, और डी का अर्थ क्या है माइनस में 12। तो 5 तिया 15 यानी 5 और 5 तिया 15, देन उसके बाद में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, प्लस नहीं माइनस होगा भाई, माइनस का 4, माइनस का आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आपके पास में 4 आ जाएगा, तो बराबर में आपके पास में 46। यानी मैंने क्या किया अभी, पहले 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, फिर यहां पे प्लस का 8 और माइनस का 12 है, तो माइनस का 4 बचेगा, 50 में से 4 जाएगा 46, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है यहां पे भी जिस प्रकार से इसने लिखा है भी आर आर, यानी आर आर 4 को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है यू क्यू -14। तो यहां पे अपन देखें तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है 18, 18 और 3 21 प्लस 3 कर रहा है भी, और उसके बाद में -1, 18 में से 1 गया 17, और यहां पे ये क्या कर रहा है, तो यहां पे ये -18 कर रहा है भी, -18 कर रहा है तभी माइनस का 14 बचा है भी। अब यहां पे +3 करो 16, आप 13 और 3 16, 16 पे पी आ जाएगा भी, फिर -1 करना, 15 में से 1 गया 14 यानी n, फिर आपको -18 करना है, -18 करो 12 में से 18 जाएगा माइनस का, तो आपके पास में कितना बनेगा भाई, माइनस का 6 बचेगा, तो यहां पे आपका Pn -6, Pn -6, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको चिन्ह चेंज कर दो, 173, माइनस का अर्थ क्या है तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 3, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, प्लस में 282, और देन उसके बाद में प्लस का अर्थ क्या है माइनस, -164, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। तो यहां पे आप 3 तिया 9 और 21, 3 एकम 3 और 2 5,
19 प्लस में आपके पास में 200, ये 82 माइनस में 4 चौका 16 और 4 एकम 4। देन उसके बाद में आपके पास में बचेगा कितना 1 4 और ये आपके पास में बचेगा 2 यानी 241। तो 519 में 241 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0। अब इकाई के अंक से 16 आउट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 0 1 में ही आ रहा है। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 760। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, तो यहां पे आपको ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी। तो मैं इसमें लास्ट वाले 3 ऑप्शन चेक कर लेता हूं भी। तो जी आता है आपका 7 पे, के आता है आपका 11 पे और ई आता है आपका 5 पे। देन एल आता है आपका 12 पे, पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पे। देन उसके बाद में ओ आता है आपका 15 पे, एस आता है 19 पे और आपका एन आता है 14 पे। तो यहां पे देख लो भी क्या कुछ प्रोसेस चल रही है इसमें। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, तो प्लस 4 कर दिया भी, 7 और 4 11, फिर यहां पे माइनस का 6 कर दिया। यहां पे देखो भी 12 और 4 16 और फिर यहां पे कितना माइनस कर दिया, तो 6 माइनस कर दिया भी। देन उसके बाद में 15 और 4 19, 15 और 4 19 और फिर यहां पे इसने कितना कर दिया भी 19 में से 5 गया 14। तो देखो भी इन दोनों के अंदर तो सेम लॉजिक है भी, इन दोनों के अंदर तो सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा है आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है भी। आगे देखो भी ये अलग है, यही आपको बताना था भी। आगे देखो भी इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से ओ प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है भी बहन है, यानी ओ बहन है किसकी भी पी की, और हैज का मतलब है पिताजी, तो पी पिताजी है भी, पी है वो पिताजी है किसके टी के। एट द रेट का मतलब बताया भाईजी, तो टी भाईजी है भी किसके, तो ये आपके जी के है। और माइनस का अर्थ क्या होता है पत्नी, तो जी पत्नी है वी की। आपको बताना भी वी के ओ क्या लगता है ये बताना है। तो यहां पे देखो इसके अंदर ओ बहन है, ओ है वो बहन है पी की, ओ है वो पी की बहन है और पी पिताजी है, पी है वो पिताजी है, ओ बहन है पी की, पी पिताजी है टी का और टी भाई है जी का और जी पत्नी है वी की। तो यहां से आप है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हो भी वी की पत्नी जी है का पिता और की बहन हो जाएगी, यानी एक प्रकार से पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन, यानी वी की पत्नी जी है और जी के पिता पी है और पी का बहन वो हो जाएगी। तो ये आपके पास में हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन। तो यहां पे आपके पास में पत्नी के पिता की माता नहीं है, पत्नी के पिता की बहन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वही है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करनी है भी। तो यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, ठीक है, आई आता है 9 पे, एच आता है 8 पे, एफ आता है 6 पे, जेड आता है 26 पे, जेड आता है 26 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। तो यहां पे देख लो भी क्या कुछ माइनस प्लस क्या हो रहा है वो देख लो। तो सबसे पहले है वो इसने क्या किया -1 कर दिया और यहां पे -2 कर दिया भी, यहां पे -1 कर दिया, यहां पे -2 कर दिया, यहां पे -0 किया है और फिर -3 किया। तो इसका मतलब पहले 2 के अंदर सेम लॉजिक है और आपका अलग कौन सा है, तीसरा अलग है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा भी। इसमें चिन्ह चेंज कर दो आप, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 84 और माइनस का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई 6, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस में 371 और फिर आपके पास में प्लस का अर्थ है माइनस का 648 और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड बाई 8। तो यहां से आपके पास में 24 2 48 और 2 50 यानी 504 प्लस में 371। तो इसमें डायरेक्ट अपन प्लस ही कर देते हैं, डायरेक्ट है वो प्लस ही कर देते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है, और 7 और ये आपके पास में 875 आ जाएगा, 875 आ जाएगा। देन उसके बाद में है वो प्लस है, ये आपका 371 होगा और माइनस में 8 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 और 8 एकम 8, तो माइनस का आप 81 कर दो भी। तो ये आपके पास में 4 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 794। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। तो आर आता है 18 पे, 18 में -1 किया, 17 -1 किया, 16 -1 किया, 15 -1 करोगे तो एन यानी -1 कर रहा है। दूसरी कंडीशन में जे आता है आपका 10 पे, -1 -1 -1 -1 करोगे तो जे में से 1 गया 6 यानी 7 में से 1 गया 6, एफ आ जाएगा भी।
और V आता है आपका 22 पे -1 करा है भी, तो S में से -1 करोगे, S 19 पे आता है -1 करोगे तो आपके पास में 18 पे आपका R आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर क्या करा है, ये प्रत्येक के अंदर -1 कर रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है, नीचे से 7वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं भी, तो यहां से अपन बात करते हैं भी एक ही कैंडिडेट का दोनों से स्थान दे रखा है, तो दोनों का स्थान जोड़ दो, माइनस कर दो 1, तो -1 किया तो ये आपके पास में कितना आ गया 27 आ गया। -1 क्यों किया है वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि राधिका का स्थान है वो दोनों से, राधिका 2 बार काउंट हुई, इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए अपने -1 किया है भी। अब देखो भी यहां पे इसमें आपको बोला गया है भी यहां पे जो लागू हो रहा है नियम, जिस प्रकार से URIC, और यहां पे इसने लिखा है R, यहां पे लिखा है इसने C, क्या लिखा भी CRUI, और देन उसके बाद में इसने लिखा है RIUC। तो यहां पे देखो भी क्या कुछ कर रहा है ये, तो सबसे पहले लास्ट वाला पहला बन गया, दूसरा एज इट इज ही रहा है, और उसके बाद में पहला तीसरा बन गया, और तीसरा है वो आपका लास्ट बन गया भी। उसके बाद में ये आपका इस प्रकार से क्रॉसिंग हो रहा है, तो यही आपको आंसर तक आपको लेके जाएगा भी। यानी लास्ट वाला पहला बन गया, पहला लास्ट बन गया भी। लास्ट वाला पहला बनना चाहिए था, यहां पे नहीं बना तो इसको कैंसिल करो। लास्ट वाला एन है पहले बनना चाहिए था यहां पे, यानी लास्ट वाला सी है वो पहले बन रहा है अगले वाले में, तो यहां पे आपके पास में एन है वो पहला बनना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला वाई है वो पहले बनना चाहिए था, और वाई है वो आपका लास्ट में बनना चाहिए था, ये बात सही है इसमें। अगला और देख लो भी, इसमें लास्ट वाला ई है वो पहले बनना चाहिए था, और पहला है वो आपका लास्ट में, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए इससे। अब देखो भी यहां से आपके पास में इसमें क्या है भी, पहला है वो 3 नंबर पे आ रहा है भी, आगे वाले में पहला 3 नंबर पे आ रहा है, तो पहला 3 नंबर पे तो सभी में आ रहा है। देन उसके बाद में आप 2 नंबर है वो आपका पहला बन रहा है, इसमें 2 नंबर आपका पहला बन रहा है, दूसरे के अंदर 2 नंबर है वो आपका पहला बन रहा है, तो यहां पे 2 नंबर है वो आपका पहला बन रहा है, इसमें भी आपका पहला बन रहा है भी, और इसमें आपका 2 नंबर है वो पहला नहीं बन रहा। यहां पे देखो भाई 2 नंबर आपका ए है, इसमें देखो 2 नंबर आपका आर है, ये आपका पहला बन रहा है 3 नंबर में, तो यहां पे ए 2 नंबर पे है, यहां पे आपका 1 नंबर पे आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये रीजनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद में ये आपके आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, जो अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं भी, ठीक है। क्लासों को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो भी, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, सारे के सारे जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इसी तरीके से 101 शिफ्ट का अपन बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब देखो भी 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहां हुआ था भी, तो ये आपका संगारेड्डी के अंदर हुआ था भी, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 जीता था, तो वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दिया गया भी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की कंडीशन के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप है, जबकि 1 दशक पहले इसकी संख्या केवल 50 थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग है वो 11,000 है भी, लगभग है वो कितना है 11,000 है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने, इसके अंदर आपको बताना है भी 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक कौन है भी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीम विगमोर है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% पृथक्करण संग्रहण और प्रसंस्करण हासिल किया और प्रतिदिन औसतन 300 से 350 केजी सैनिटरी अपशिष्ट का प्रबंधन कर रहा है, तो वो आपका कराड है भी, कौन है भी, कराड है। राइट आंसर होगा कौन सा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 24 मई 2025 को किस उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और फैसला सुनाया कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करना एक महिला के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है जो उसकी गरिमा और प्रजनन स्वतंत्र को मजबूत करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय, यानी डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी क्लाइमेट डिस्ट्रक्ट टेंडस द्वारा किए गए अध्ययन में 2000 से 2023 तक हिमालयी हिमनदों के नासा उपग्रह डेटा की जांच की गई ताकि हिमालयी बर्फ पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके? तो वो आपका राइट आंसर होगा ब्लैक कार्बन का, ब्लैक कार्बन यानी बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी किस भारतीय मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर ये हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो आपका अशोक चक्र का है। भी किसका है? भी अशोक चक्र का है, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी मई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा शुभारंभ किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल यानी डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी अगला क्वेश्चन देखो भी भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी? भी तो इसमें आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी, आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी यानी डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको पूछा गया है भी गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो आपका वंतिका अग्रवाल हो जाएगा। भी वंतिका अग्रवाल यानी बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी जून 2025 में कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया। भी तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, यानी एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किसे 16 जून 2025 को नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर लिया? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने, यानी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भी जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो आपके पैरा एथलीट से है। भी पैरा एथलीट वालों ने सबसे अधिक है वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में इंडिया आई मिशन के इंडिया एआई मिशन, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन के तहत भारत का पहला सॉवरेन इंडिक LLM बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वम एआई का, यानी एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी के आदेशों को अमान्य कर दिया है? तो वो आपका 2017 और 2021,
2017 और 2021 यानी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी इस तरीके से हमने एक पेपर का और कंप्लीट यहां पे एनालाइज किया है, बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन किया। भी एक पेपर का आपने और एक पेपर को कंप्लीट किया। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़िया लगे तो दिल से लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। भी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। भी तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।